स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टाइटल फादर लेवल प्रोटेक्शन पवित्र भालू का आलिंगन। डार्क स्वॉर्ड मास्टर अपनी रक्षा व्यवस्था करने की जल्दी में था। उसने मान लिया कि आदर्श पीछे हटने वाला है, इसलिए उसकी क्रूर तलवार की शैडो उस दिशा में थी जिस दिशा में आदर्श को भागना था। आदर्श की फ्लेम स्वॉर्ड ने उसे पूरी तरह से शॉक कर दिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को आदर्श की फायर फ्लेम से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदर्श ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर से खुद को दूर करने के मौके का फायदा उठाया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर जल्दी से ठीक हो गया। आदर्श द्वारा उस पर अटैक करने से वह बेहद शर्मिंदा था। उसने स्वॉर्ड को एक अलग मुद्रा में पकड़ रखा था क्योंकि वह और उसका घोड़ा दोनों ही पीछे मुड़ गए थे जबकि वे फिसल रहे थे। मून बैक स्लैश। डार्क स्वॉर्ड मास्टर तलवारबाजी में माहिर था और आदर्श द्वारा उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के बाद भी वह अटैक करने में कामयाब रहा। आदर्श पर रोशनी की एक तेज चमक चमकी। सौभाग्य से आदर्श ने अधीरता से दूसरा अटैक नहीं किया, इसलिए क्योंकि वह पहले भी डार्क स्वॉर्ड मास्टर से लड़ चुका था, इसलिए उसने मून बैक स्लैश से बचने के लिए ज्यादा जगह बनाई। ब्लिंक स्लैश के आने से पहले आदर्श को एक सिल्वर स्टार कॉन्स्टलेशन ने घेर लिया। वह तुरंत 200 मीटर दूर चला गया, मून बैक स्लैश की रेंज से बचकर। आदर्श ने राहत भरी सांस ली। डार्क स्वॉर्ड मास्टर से लड़ते टाइम उसे हर समय कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता। उसे लग रहा था कि अगर उसने अपनी सुरक्षा थोड़ी भी कम की तो वह पूरी तरह मर जाएगा। आदर्श, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कुणाल ने कहा। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपके से अटैक करने की? मैं कसम खाता हूं कि मैं इसकी कीमत चुकाऊंगा, आहन ने कहा। कुणाल और आहन काफी पीछे रह गए। उन्हें साफ मालूम था कि अगर डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने उन पर पूरी ताकत से अटैक किया तो बाकी सभी लोग तुरंत मारे जाएंगे। उनके पास डार्क स्वॉर्ड मास्टर से दूरी बनाए रखने और आदर्श को सीधे लड़ने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आहन, क्या तुम इसके अटैकों को रोक सकते हो? आदर्श ने आहन की ओर देखा। आहन के पेट से अभी भी खून बह रहा था और वह अभी भी कमजोर दिख रहा था। कुणाल का उपचार स्पष्ट रूप से हीलिंग मैजिक जितना कारगर नहीं था। आहन खुद को आदर्श की हेल्प करने के लिए मजबूर कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि आदर्श लड़ाई में संघर्ष कर रहा था। आहन कुछ ही देर पहले लगभग मर ही चुका था, फिर भी वो आदर्श की हेल्प करने के लिए खुद को मजबूर कर रहा था। वह वाकई एक सच्चा दोस्त था। यह मत भूलो कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट वास्तव में लाइट एलिमेंट है, आहन ने चिल्लाकर कहा। लाइट अंधकार के विरुद्ध शक्तिशाली थी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर स्पष्ट रूप से लाइट एलिमेंट के प्रति कमजोर था, लेकिन आदर्श के पास किसी भी लाइट मैजिक तक पहुंच नहीं थी। नहीं तो एकल लक्ष्य लाइट सुपर स्पिरिट डीमन जजमेंट स्वॉर्ड डार्क स्वॉर्ड मास्टर को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए काफी होता। जरूर, आदर्श ने सिर हिलाया। मैं पहले इसके कवच से छुटकारा पाऊंगा। आहन की चैनलिंग स्पीड उसकी चोटों के बावजूद बेहद धीमी नहीं हुई। आहन अपने साथ बेहद सारे मैजिक इक्विपमेंट लेकर आया था। उसने सबसे पहले डार्क स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हवा में एक शानदार रोशनी फेंकी। जब पवित्र रोशनी डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर पड़ी तो उसका शरीर जलने लगा, मानो वो अचानक किसी तपती भट्टी के अंदर हो। यह स्पिल केवल कुछ टाइम खरीदने के लिए था। यदि डार्क स्वॉर्ड मास्टर उन पर अटैक करता रहा तो उनके पास अपने स्पिलों को चैनल करने का कोई मौका नहीं होगा। शानदार रोशनी यानी ब्रिलियंट लाइट आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी थी, जिसने एक पल के लिए डार्क स्वॉर्ड मास्टर को भ्रमित कर दिया। जब डार्क स्वॉर्ड मास्टर को रियलाइज हुआ कि स्पेल वास्तव में उस पर कुछ खास असर नहीं कर रहा है तो उसने अटैकों की अगली लहर की तैयारी शुरू कर दी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने आदर्श और बाकी लोगों की तरफ देखा और उसकी आंखों से एक लाल दुष्ट चमक निकल रही थी। जैसे ही उसने अपनी विशाल तलवार हवा में उठाई, एक बादल जैसी काली हवा ने उसे अजगर की तरह लपेट लिया। पिरामिड के अंदर डार्क मैजिक की मौजूदगी ज्यादा मजबूत थी। एक शैडो मैजिशियन के रूप में आदर्श डार्क स्वॉर्ड मास्टर की ओर बहते हुए डार्क मटेरियल को महसूस कर सकता था, जैसे कि उसे एक भवन में खींचा जा रहा हो। इसे अंधेरी ऊर्जा जमा न करने दो, आदर्श ने दोस्तों से चिल्लाकर कहा जब उसे एहसास हुआ कि प्राणी एक भयानक तलवार कला को स्पिल करने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग भी असहज थे। उन्होंने तुरंत अपने अटैक शुरू कर दिए। हेडी ने अपनी खासियत विल कैनन का यूज किया। कुणाल ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर अपने आइस डैगर्स फेंके। मेयो, श्री और सईद ने भी अपने दूसरे एलिमेंट्स का यूज किया। हालांकि उनके दूसरे एलिमेंट्स उनके अनडेड एलिमेंट जितने प्रभावशाली नहीं थे, फिर भी उनके पास कुछ भरोसेमंद स्पेल थे।
डार्क स्वॉर्ड मास्टर की दिशा में डिफरेंट एलिमेंटों का मैजिक उमड़ पड़ा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर के चारों ओर चक्कर लगा रहा ब्लैक बवंडर किस तरह की सुरक्षा बन गया, जबकि वो अपनी ताकत जमा करने में बिजी थे। ब्लैक बवंडर ने उस पर लक्षित स्पिलो को बेहद कमजोर कर दिया। आइस डैगर, विल कैनन और लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बचे हुए हिस्सों ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर के कवच पर बमुश्किल कोई खरोच जोड़ी। जैसे जैसे डार्क एनर्जी वाला भंवर धीरे धीरे बड़ा होता गया, डार्क स्वॉर्ड मास्टर एक भयानक ज्वालामुखी जैसे दिखने लगा जो किसी भी क्षण फटने वाला था। हम इसकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सकते, ऐसा लगता है कि वो एक ही बार में हमें खत्म कर देगा, कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा। वे काले बवंडर की सुरक्षा को तोड़ने में विफल रहे थे। भले ही वे सभी एक साथ अटैक कर रहे थे, शासक लेवल के प्राणी की यानी रूलर लेवल के प्राणी की असाधारण ताकत ने एक बार फिर ग्रुप में हार की प्रबल भावना पैदा कर दी। मेरे पास आओ, जब तक मैं खड़ा हूं मैं इसे किसी को भी मारने नहीं दूंगा, आहन ने घोषणा की। उनके पास अब अपनी ताकत को बचाए रखने का कोई कारण नहीं था। आहन के शरीर से एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे रोशनी ने उसके शरीर को किसी मजबूत सुनहरी धातु में बदल दिया हो। उसकी त्वचा पर धातु जैसी चमक थी। आदर्श की नजर में वह एक लोहे के धातु में बदल गया था। पवित्र भालू का आलिंगन। आहन ने यह स्पिल पड़ा। आहन ने जो लाइट उत्सर्जित की वह तेजी से बढ़ रही थी। अब वह एक विशाल भालू की धुंधली रूपरेखा बन गई थी। पवित्र सुनहरा भालू आहन के शरीर के अंदर पहले से छिपी एक और शक्तिशाली आत्मा की तरह लग रहा था। जैसे ही उसने इसे छोड़ा, पवित्र भालू की शैडो ने अपनी बाहें फैला दी और डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर उत्तेजक तरीके से दहाड़ लगाई। जगह जगह रोशनी चमक रही थी, जिससे काले मैजिक की मजबूती उपस्थिति और कमजोर पड़ रही थी। आहन ग्रुप के सामने खड़ा था। उसके ऊपर एक राजसी पवित्र भालू का सुनहरा सिलूट था। बाकी लोग उसके पीछे छिपे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर का दबाव काफी कमजोर हो रहा था। डार्क एलिमेंट स्वॉर्ड वॉर्टेक्स। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी ताकत जमा करना खत्म कर दिया। उसने अपनी तलवार को असाधारण शक्ति के साथ लहराया। वह तलवार को अपने द्वारा संचित की गई ब्लैक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए एक माध्यम के रूप में यूज कर रहा था। विशाल तलवार ने बड़ी तेजी से काले ऑरा की विशाल मात्रा को एक विनाशकारी शक्ति में बदल दिया। लगभग 200 मीटर की दूरी तय करने वाला एक भंवर। यह भंवर हजारों काली तलवारों से बना था जो पागल स्पीड से घूम रहा था और सभी दिशाओं में तलवारों की परछाइयां लगातार फेंक रही थी। तलवार की परछाई उतनी बड़ी खतरा नहीं थी, लेकिन भयानक तलवार भंवर सीधे ग्रुप की ओर बढ़ रहा था। हालांकि यह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह अपने वैक्यूम के साथ ग्रुप को अपनी ओर खींच रहा था। डार्क स्वॉर्ड वोर्टेक्स का यूज अगर युद्ध के मैदान में किया जाए तो यह आसानी से पूरी सेना को खत्म कर सकता है। यह अपने अंदर फंसे किसी भी एडवांस मैजिक को तुरंत मार सकता है। आहन। आदर्श यह देखकर थोड़ा चिंतित था कि अटैक इतना असामान्य था। मैं अपनी जमीन पर टटा रह सकता हूं, बस अपनी पूरी ताकत से इसे खत्म कर दो, आहन चिल्लाया। आहन ने पवित्र भालू की आलिंगन का यूज बेहद कम किया। यह एक मैजिक इक्विपमेंट था जो उसके पापा ने उसे दिया था। वह आमतौर पर अपने पापा की याद में इसका यूज करता था। हालांकि अब यह उनके दिवंगत पिता को याद करने के बारे में नहीं था। अगर उन्होंने इस तरह के टाइम में इसका यूज नहीं किया, अगर वह किसी भी बच्चे को जन्म देने और अपने परिवार की निरंतरता सुनिश्चित करने से पहले मर जाता है तो उसके पापा स्पष्ट रूप से उसे परलोक में मार डालेंगे। बूढ़े आदमी, अब सब कुछ तुम्हारा है। आहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने पहले कभी युद्ध में इस मैजिक इक्विपमेंट का यूज नहीं किया था, इसलिए वह इसकी ताकत के बारे में अनिश्चित था। क्या होगा अगर मैजिक इक्विपमेंट ऐसा हो जो कुछ खास जरूरतों को पूरा करने के बाद बढ़ जाए? क्या होगा अगर वह चीज बॉक्स से बाहर निकलने पर प्रभावशाली ना हो? वह निश्चित रूप से मरने वाला था। रूलर लेवल के बीस्ट का अटैक संभवतः किसी डिफेंस इक्विपमेंट को चुनौती देने की परमिशन कैसे दे सकता है जो अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सका। तलवार ने सुनहरे भालू पर जोरदार अटैक किया, जिससे तीखी आवाजें निकलने लगी। जब तलवारों के भंवर का केंद्र समूह के करीब पहुंचा तो शोर और भी तेज हो गया। सिर्फ शोर ही इतना था कि वे बहरे हो गए। वे आसानी से कल्पना कर सकते थे कि अगर वे तलवार के भंवर में फंस गए तो वे कितनी बुरी तरह मरेंगे। पवित्र भालू का आलिंगन आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था।
तलवार के भंवर में पूरी तरह समा जाने के बाद भी इसमें ठहरने का कोई संकेत नहीं दिखा। यहाँ तक कि आहन खुद भी काफी हैरान थे। वे समझ गए थे कि डार्क स्वॉर्ड्स वॉर्टेक्स कितना खतरनाक था। ऐसा लगा जैसे उन्हें तलवारों के समुद्र में घसीटा गया हो, जहां अनगिनत घातक तलवारें तूफान की तरह उन पर अटैक करती रही। हालांकि हग ऑफ द स्क्रेड बियर के पीछे खड़ा ग्रुप पूरी तरह सुरक्षित था। इसने अंधेरे की बर्फीला ऑरा को भी उनसे अलग कर दिया। वे बिल्कुल भी डरे नहीं। आहन, तुम कमाल के हो। यहाँ तक कि कुणाल, जो आमतौर पर आहन को तुच्छ समझता था, अब उसके बारे में पूरी तरह से अलग नजरिया रखता था। रूलर लेवल के बीस्ट का सबसे शक्तिशाली अटैक सुपर मैजिशियनों के लिए भी खतरनाक था। यह सुपर स्पिल की सुरक्षा के बिना किसी भी इंसान को एक पल में मार सकता है। उनके जैसे एडवांस मैजिशियनों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि आहन ने उन सभी को अटैक से पूरी तरह बचा लिया। यहाँ तक कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। यह आहन चौक में रह चुका था। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पास इतनी प्रभावशाली डिफेंस इक्विपमेंट है। उसे हमेशा लगता था कि उसके पापा ने उसे यह वस्तु इसलिए दी है ताकि वो खेल सके। अपने पापा के गिफ्ट के रूप में इसका यूज ना करने के बहाने को एक तरफ रखते हुए उसने हमेशा यह मान लिया था कि वुडन क्लैपर इस वस्तु से अधिक शक्तिशाली है, जिसे यूज करने के लिए उसे हर बार अपनी आधी ऊर्जा की जरूरत होती है। उसे आश्चर्य हुआ कि उस चीज की सुरक्षा बेहद मजबूत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पापा उसके सामने खड़े होकर उसे हर तरह की मुसीबत से बचा रहे हो। एक सुरक्षा जो रूलर लेवल के बीस्ट के अटैक को पूरी तरह से निष्प्रभावी कर देती है। आहन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह वास्तव में उसके पिता की ओर से एक गिफ्ट था। तुच्छ दिखने वाला गिफ्ट जीवन की गारंटी देने वाली एक पवित्र कलाकृति निकला। उसे इसका एहसास अब ही क्यों हुआ? उसे अपने पिता को याद करने की निशानी के रूप में इसे एक बेवकूफ की तरह क्यों वापस रखना पड़ा? वह इसे कई मौकों पर यूज कर सकता था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, गरजती जंगली इलेक्ट्रो। तो आगे बढ़ो और उस पर अटैक करो। मुझे लगता है मैं कुछ टाइम तक इसे और रख सकता हूं। आहन को फिर से आत्मविश्वास महसूस हुआ। हमारे अटैक रूलर लेवल के बीस्ट पर ज्यादा से ज्यादा कुछ खरोचे छोड़ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस पर कितनी बार अटैक करते हैं, मेओस ने कहा। तो फिर मुझ पर अटैक करो, आदर्श ने कहा। बाकी लोग उनसे कुछ दूरी पर खड़े आदर्श की ओर मुड़े। तुम पर अटैक? या तुम पागल हो? कुणाल ने कहा। मैं सभी अटैक्स को लाइटनिंग मैजिक में बदल सकता हूँ। लाइटनिंग मैजिक बाकी एलिमेंटों की तुलना में बेहद अधिक मर्मज्ञ है और खतरनाक है। हमें डार्क स्वॉर्ड मास्टर को हराने के लिए लाइटनिंग एलिमेंट का यूज करना होगा। क्या तुम भूल गए कि मैंने एडवाइजर मम्मी को कैसे बाहर निकाला? आदर्श ने जवाब दिया। जैसा वह कहे वैसा करो, आहन ने कहा। टीम के बाकी मेंबर आदर्श के निर्णय को लेकर सशंकित थे, फिर भी उन्होंने उस पर निशाना लगाया। साइलेंट थंडर हैंड। आदर्श ने इस इक्विपमेंट को एक्टिवेट किया, जो सचमुच उसका एकमात्र उपयोगी डिफेंस आइटम था। एक विशाल पर्पल हैंड उसके ऊपर मंडरा रहा था और अन्य एलिमेंटों की ऊर्जा को लाइटनिंग एलिमेंट में बदल रहा था। आदर्श एक शक्तिशाली चुंबक की तरह था जो सभी दिशाओं से ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर रहा था। हेडी, अपने क्योस एलिमेंट का यूज करो, आदर्श ने पुकारा। हेडी एक पल के लिए शॉक रह गई, फिर अचानक उसे याद आया कि किसी ने उससे कहा था कि आदर्श ने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान जोरो को हराने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल किया था। हेडी ने अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया, जिससे उसके और आदर्श के बीच एक क्योस भंवर पैदा हो गया। वह जानती थी कि आदर्श को बेहद ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए उसने अपने इक्विपमेंट के साथ केओटिक वॉर्टेक्स को और भी बेहतर बनाया ताकि इसकी क्षमता में 50% की वृद्धि हो सके। उसने अपने इन्नेट टैलेंट के साथ केओस भंवर को और भी बेहतर बनाया। कोई भी व्यक्ति पहले स्पेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेकंड स्पेल नहीं डाल सकता था। जैसे जैसे हेडी ने भंवरों को इकट्ठा किया, इसकी क्षमता और बढ़ गई। लाइटनिंग तानाशाह। आदर्श ने अपना डोमेन जारी कर दिया और अपनी सारी इकट्ठी लाइटनिंग ऊर्जा को हेडी के क्योस एलिमेंट में छोड़ दिया। गेट खुलते ही उसके चारों ओर बेतहाशा चमकती लाइटनिंग आगे की ओर उछल पड़ी। लाइटनिंग हेडी के क्योस भंवर में घुस गई और तुरंत रंग बदल गया।
भंवर अचानक एक तूफानी बादल में बदल गया जिसमें से लाइटनिंग निकल रही थी। आदर्श ने कहा, जब तुम इसे और नहीं रोक सको तो इसे वापस मुझ पर छोड़ देना। हेडी और आदर्श के बीच लाइटनिंग की चमक दिल की धड़कन की तरह आगे पीछे हो रही थी। उनके बीच लाइटनिंग इतनी घनी थी कि वो गहरे पर्पल रंग की चमकती हुई तरल लाइटनिंग की एक भयंकर लहर की तरह लग रही थी। आदर्श की लाइटनिंग काफी मजबूत थी, खासकर जब इसे भगवान की मोहर के आशीर्वाद से बढ़ाया गया था। हेडी का क्योस एलिमेंट जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच गया। एक क्योस भंवर द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा की एक सीमा थी। हेडी के क्योस भंवर के आकार को देखते हुए इसे 10 से 20 एडवांस पीलो की ऊर्जा धारण करने में सक्षम होना चाहिए था। हालांकि आदर्श की लाइटनिंग ने कुछ ही टाइम में इसे भर दिया। मैं अब और नहीं रुक सकती, हेडी ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अगर वह और वेट करती तो वह क्योस एलिमेंट को उलट नहीं पाती। हेडी ने अपने दांत भींचे और क्योस भंवर को विपरीत दिशा में घुमाया, जिससे मजबूत लाइटनिंग मैजिक आदर्श की ओर वापस चला गया। लाइटनिंग की एक भयानक लहर सीधे उसकी ओर बढ़ी। हेडी वास्तव में आदर्श के बारे में बेहद चिंतित थी। ऊर्जा बेहद मजबूत, उसे डर था कि लाइटनिंग सीधे उसके माध्यम से गुजर जाएगी। आदर्श का शरीर लाइटनिंग की चमक से चमक रहा था। उसका मजबूत शरीर उस लाइटनिंग को सोख रहा था जो क्योस भंवर से मजबूत हो चुकी थी। एक पल के लिए आदर्श को लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। इस बार मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा। आदर्श ने जंगली मुस्कान के साथ लाइटनिंग से होने वाले दर्द को सहन किया। लाइटनिंग की चमक समुद्र की गहराई में मौजूद विशालकाय ईल जितनी मोटी थी, जो आदर्श के शरीर से बेकाबू होकर बाहर निकल रही थी। हवा में एक असहज उपस्थिति छाई हुई थी, मानो न्याय के दिन की लाइटनिंग किसी भी क्षण आसमान से उतरने वाली हो। जंगली इलेक्ट्रो, तो जैसे ही उसने बाहें आगे बढ़ाई, बेचैन लाइटनिंग ने अंततः बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। लाइटनिंग की चमक ने उसके आसपास का वातावरण अंधकार में डुबा दिया। परिणाम स्वरूप पर्पल रंग की लाइटनिंग चमकी, जो दूसरों पर बेहद दबाव डाल रही थी, मानो वे अपनी आंखें उठाकर धधकते सूरज को घूर रहे हो। इलेक्ट्रो कैनन द्वारा छोड़ी गई जंगली लाइटनिंग में अविश्वसनीय स्पीड और शक्ति थी। जैसे ही लाइटनिंग बोल्ट अपने लक्ष्य पर गिरा, एक विनाशकारी शॉक वेव विस्फोट और एक रिंग के रूप में बाहर की ओर बढ़ गया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी रक्षा के लिए एक अंधेरी दीवार बनाने के लिए अपनी तलवार उठाई। हालांकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर की सुरक्षा अभेद्य नहीं थी। यह अंततः लाइटनिंग बोल्ट और उसके विनाशकारी शॉक वेव की ताकत का सामना करने में विफल होकर टुकड़ों में टूट गया। विनाशकारी ऊर्जा ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर और उसके घोड़े को निगल लिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर, जो पूरी लड़ाई के दौरान शांत था, को आखिरकार एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकती थी। इसका घोड़ा विनाशकारी शॉक वेव द्वारा निगल लिया गया था और सैकड़ों लाइटनिंग के बोल्ट द्वारा तुरंत खत्म किया गया। यहां तक कि इसे कवर करने वाले किक सिल्वर सुरक्षा भी इसे बचाने में नाकाम रही। आखिरकार डार्क हॉर्न्ड हॉर्स एक शासक लेवल का प्राणी नहीं था, केवल डार्क स्वॉर्ड मास्टर था। इसके माउंट की रक्षा इतनी प्रभावशाली नहीं थी। लाइटनिंग की चमक ने अपने लक्ष्य को भेदने की अपनी असाधारण ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। यह डार्क स्वॉर्ड मास्टर के कवच को भेदकर उस जीव को गंभीर क्षति पहुंचाने में सफल रहा। क्या वह इंसान है? श्रीव खाली चेहरे से आदर्श को देखता रहा। कुछ टाइम के बाद वे ही एकमात्र शब्द थे जो उसके पास थे। एक एडवांस मैजिशियन के लिए रूलर लेवल के बीस्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आदर्श ने वास्तव में ऐसा किया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर के टूटे हुए कवच में हर जगह छेद थे, यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार में भी अब छेद हो चुके थे। यहाँ तक कि आहन ने भी नहीं सोचा था कि आदर्श का अटैक इतना भयानक होगा। वह वास्तव में द मैजिक कैनन उपनाम के योग्य था। आदर्श की चारों ओर लाइटनिंग चमकती और चटकती रही। वह भारी सांसें ले रहा था, अपने लाइटनिंग के मैजिक से नष्ट हुए प्लेस को घूर रहा था। फोर्थ लेवल का साइलेंट डेडली बोल्ट और लाइटनिंग का ओवरलोड पिछले लेवलों की तुलना में बेहद अधिक शक्तिशाली है, आदर्श ने खुद से कहा। वह अभी भी वही जंगली मुस्कान पहने हुए था जो उसने पहले पहनी थी। इलेक्ट्रो कैनन पहले से ही एक बेहद विनाशकारी स्पेल था जो आसानी से एक महान कमांडर लेवल के प्राणी को खत्म कर सकता था। यहाँ
तक कि एडवांसिंग पीरियड में एक शासक लेवल के प्राणी को भी यह एक सुपर स्पिल के नुकसान के काफी करीब था। इसके अलावा आदर्श ने हैंड ऑफ साइलेंट थंडर का यूज करके दूसरे एलिमेंटों से बेहद ज्यादा ऊर्जा को अवशोषित किया और इसे कियोटिक यानी कियोस भंवर पर निर्देशित किया। कियोस भंवर ने ऊर्जा को मजबूत करने के बाद उसे वापस भेजा, जिससे उसका लाइटनिंग मैजिक कई गुना बढ़ गया। आधार स्पिल के रूप में इलेक्ट्रो कैनन और लाइटनिंग के साथ यहां तक कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर जैसे एक सच्चे रूलर लेवल के बीस्ट को भी आदर्श द्वारा अंत में जारी की गई विनाशकारी ऊर्जा के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। बहुत बढ़िया। यदि उसके साथ एक क्योस मैजिक होता और आहन कछुए के खोल की तरह उसके सामने खड़ा होता तो उसे रूलर लेवल के प्राणी या सुपर मैजिशियन को टुकड़े टुकड़े करने में कोई परेशानी नहीं होती, जब तक कि उसके पास अपना अटैक तैयार करने का टाइम होता। मैंने इसका कवच नष्ट कर दिया है, बस वहां खड़े मत रहो, इसे जारी रखो। वह रूलर लेवल का बीस्ट है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा, आदर्श ने चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि उसके मैजिक को देखने के बाद अन्य लोग अभी तक शॉक में खड़े थे। टीम के बाकी मेंबर चौंके। उन्होंने तुरंत डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर एडवांस स्पिल की एक श्रृंखला डाली जो अब जमीन पर पड़ा था। अब उनके एडवांस स्पिल प्रभावी थे क्योंकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर का कवच टूट चुका था, विशेष रूप से लाइट एलिमेंट के स्पिल जो डार्कनेस प्राणियों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से खतरनाक थे। आदर्श ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर की रक्षा को खत्म कर दिया था, इसलिए जब प्लमेटिंग रेज उस पर बरसी तो लाइट की हर किरण ने प्राणी को बेहद दर्द पहुंचाया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर के कवच के अंदर की चीज संभवतः मरे हुए लोगों की थी। वे इसे डार्क कांटेक्ट द्वारा किए गए कवच पहने हुए मम्मी के रूप में आसानी से समझ सकते थे। कवच की सुरक्षा के बिना अब मम्मी अब कोई खतरा नहीं थी। आहान और म्यूज दोनों ही लाइट मैजिशियन थे, लेकिन आहान का लाइट मैजिक ज्यादा मजबूत था। उसके पास लाइट मैजिक के लिए एक शक्तिशाली डेथ स्ट्राइक आइटम भी था, एक भाला जो एक चमकते पंख जैसा दिखता था। उसने डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर साहसपूर्वक अटैक किया, जबकि हग ऑफ दी स्क्रेड बियर अभी भी कायम था। लाइट भाला लगातार चमकती हुई रोशनी के साथ आगे बढ़ता रहा, जिससे डार्क स्वॉर्ड मास्टर की छाती में कई छेद हो गए। घाव रोशनी से जल रहे थे, जिससे डार्क स्वॉर्ड मास्टर को अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। अन्य डिमनो को अटैक करने के और भी अधिक अवसर मिल गए क्योंकि रूरल लेवल का प्राणी पीछे हट गया। आदर्श बैल की तरह मजबूत था। पिछले अटैक के दर्द के बावजूद वह पहले से ही ठीक हो चुका था। लाइटनिंग ही एकमात्र एलिमेंट नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सकता था, क्योंकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर लाइटनिंग और लाइट मैजिक से घायल होने के बाद कमजोर हो चुका था, इसलिए उसके और डार्क स्वॉर्ड मास्टर के बीच का अंतर अब पहले जैसा बड़ा नहीं था और वह लिटिल फ्लेम बेले के कब्जे में होने के बावजूद फिर से उसे लड़ सकता था। आदर्श को नजदीकी लड़ाई में लड़ने से डर नहीं लगता जब वह लिटिल फ्लेम बेले के कब्जे में था। रॉकेट विंग्स। आदर्श की पीठ से जलते हुए पंख निकले। झुलसते हुए पंख शक्तिशाली पंखों में बदल गए। फ्लेम्स ने आदर्श को अपनी चपेट में ले लिया और उसे एक जलती हुई मिसाइल में बदल दिया, जो अब मुश्किल में फंसे डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर रही थी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल वुल्फ वेव अटैक। डार्क स्वॉर्ड मास्टर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था और लगातार अटैक किए जाने के बावजूद अभी भी खड़ा था। जब उसने आदर्श को उस पर अटैक करते देखा तो वह गुस्सा हो गया। उसने कुनार और म्यूज के स्पिलों को अनदेखा कर दिया। आइस स्पाइक्स और हल्के खंजर उसके शरीर में घुस गया और उसने जबरदस्ती अपनी विशाल तलवार को वापस अपने पास बुला लिया, जबकि एक काला औरा ने उसे घेर लिया। वन वर्ड स्लैश। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी तलवार तान दी और ब्लैक स्वॉर्ड सीधी रेखा में आदर्श पर अटैक कराने के इरादे से चलाई। आदर्श इस टाइम हवा में था और डार्क स्वॉर्ड मास्टर की चाल से परिचित था। आशा रुइया के डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने उस पर भी यही चाल चली थी। तलवार की तेजी का यूज करके अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर तलवार अपने लक्ष्य पर लगे तो वह तुरंत उसे मार सकती है। डार्क स्वॉर्ड मास्टर इस चाल के साथ आगे की ओर भी ब्लिंक कर सकता था, जहां से उसने अपनी स्वॉर्ड खींची थी, उस बिंदु तक जहां पर वार अटैक खत्म होता था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर पहले उसे मारने का प्लान बना रहा था, फिर कुनाल और मेयोस को भी मार डालना चाहता था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर आसानी से दो एडवांस मैजिशियनों को मार सकता है। आदर्श ने अपने दांत भींच लिए और अटैक से बच नहीं पाएगा। वो अपनी मुट्ठी से उसकी स्वॉर्ड तोड़ देगा। रॉकेट विंग्स।
उल्का फीस्ट। आदर्श उल्का पिंड में तब्दील हो गया। 3 सोल ग्रेड फ्लेम से घिर जाने के बाद उसकी फीस्ट बड़ी होगी। वह फायरी विंग्स के प्रणोदन के साथ डार्क स्वॉर्ड मास्टर के अटैक पर सीधा अटैक कर रहा था। ब्लैक स्वॉर्ड तीखी रेखा में चमकती हुई गुजर गई। आदर्श की उल्का पिंड फिस्ट अजय लग रही थी, लेकिन भयानक तलवार में एक उल्लेखनीय शक्ति भी थी। आदर्श के मुक्का मारने वाले हाथ से अचानक खून बहने लगा। आदर्श को ज्यादा दर्द नहीं हुआ, फिर भी उसने देखा कि उसका दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया है। हाथ घूम गया, खून हवा में बिखर गया। यह कुछ दर्जन मीटर दूर जाकर गिरा और जमीन पर लुढ़क गया। उल्कापिंड फिस्ट ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को आदर्श से आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसके बजाय आदर्श के मुक्के से वह उड़कर गिर गया। खुद को रोकने के लिए उसे अपनी तलवार जमीन में गाड़नी पड़ी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसकी छाती पर लगा कवच टुकड़ों में टूट रहा है। आहन के हल्के भाले ने पहले ही उस पर कई छेद कर दिए थे, लेकिन आदर्श की उल्कापिंड फिस्ट ने उसे पूरी तरह से अलग कर दिया था। लिटिल फ्लेम बेले, तुम्हारी बारी है। आदर्श को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, हालांकि एक काला औरा ने उसे घेर लिया था और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। वह हिल नहीं सकता था, लेकिन लिटिल फ्लेम बेले हिल सकती थी। उसने निर्णायक रूप से खुद को उससे अलग कर दिया। छोटी फ्लेम बेले गुस्सा हो चुकी थी। इस काले प्राणी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसके पिता को चोट पहुंचाई। फ्लेम बेले अपने फायर मैजिक को इकट्ठा करते हुए हवा में तैर रही थी। धधकती फ्लेम्स उसके ऊपर एक उग्र फिनिक्स में मिल गई। फिनिक्स ने अपने पंख फैलाए और फिर फ्लेम बेले के क्रोध के साथ डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक किया। जब फिनिक्स डार्क स्वॉर्ड मास्टर से टकराया तो फ्लेम्स हवा की तरह चीख उठी और उसे फिर से उड़ा दिया। फ्लेम्स बेतहाशा फैल गई और डार्क स्वॉर्ड मास्टर के कवच में समा गई। कवच के अंदर का प्राणी दर्द से चिल्ला उठा। उसे उम्मीद नहीं थी जब वह तुच्छ मानव मैजिशियनों के झुंड से भिड़ने जा रहा था तो उसे इतनी गंभीर चोटें लगेगी। यहाँ आओ, इससे पहनो और मार डालो। आदर्श को पता था कि भेड़ियों की अपनी शक्तिशाली सेना को बुलाने का समय आ चुका था। समन गेट बीस्ट टाइड। आदर्श ने समनिंग गेट का यूज किया, जबकि लिटिल फ्लेम बेले ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को बिजी रखा। गेट से अनगिनत चीखें सुनाई दी, जिसके बाद कई शानदार आकृतियां उभर कर सामने आई। कुछ अनाड़ी विशाल सफेद भेड़ियों में काफी बदलाव आ चुका था। उनकी बनावट में सुधार हुआ। उनके बाल सुंदर थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन सभी के माथे पर कुलीनता और बर्बरता का संकेत देने वाला एक काला अर्धचंद्र था। चांद खाने वाले सफेद भेड़िए। श्रीम ने भेड़ियों को तुरंत पहचान लिया। उसका चेहरा सदमे से भर गया। चांद भक्षण करने वाले सफेद भेड़िए कमांडर लेवल के समन बीस्ट थे। आदर्श का समनिंग गेट पहले से ही कमांडर लेवल के बीस्टों को बुलाने के लिए काफी शक्तिशाली था। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ 1 या 2 चांद भक्षण करने वाले सफेद भेड़िए को ही नहीं बुलाता था। 9 चांद भक्षी सफेद भेड़िए समनिंग गेट से बाहर निकले। वे कुलीन और सुरुचिपूर्ण थे। भेड़ियों के भागते समय अन्य लोग केवल धुंधली सफेद आकृतियां ही देख पा रहे थे। ये चांद बख्शी सफेद भेड़ियों तो सिर्फ झुंड के नेता थे। उनके पीछे सफेद भेड़ियों की एक सेना फटते हुए बांध की तरह गेट से बाहर निकल आई। जाओ और इसे मार डालो। आदर्श ने बचे हुए हाथ से आगे की ओर इशारा किया। वह बेहद एक्साइटेड था। जल्द ही भेड़ियों की भीड़ ने दृश्य पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अन्य लोग अवचेतन रूप से पीछे हट गए। चांद को खाने वाले सफेद भेड़ियों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। 9 कमांडर लेवल के बीच डार्क स्वॉर्ड मास्टर पर झपटे, जो अब थोड़ा लड़खड़ा रहा था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर में प्रभावशाली जीवन शक्ति थी और वह चोटों के बावजूद अभी भी खड़ा था। उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई और उसे बेतहाशा घुमाया। वह कुछ चांद खाने वाले भेड़िए या सफेद चिन्हित भेड़ियों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी सभी अलग अलग कोणों से उस पर अटैक करने में सक्षम थे। उन्होंने या तो उसके बचे हुए कवच का एक टुकड़ा काट लिया या उस पर गहरा घाव कर दिया। विशाल सफेद भेड़िए भी लड़ाई में शामिल हो गए। इन भेड़ियों की त्वचा मजबूत और मांस मोटा था। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को अपनी जमीन पर टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जब उनमें से बेहद से ही एक ही समय पर उस पर अटैक कर रहे थे। इसके अलावा सफेद चिन्हित भेड़ियों की पागल संख्या डार्क स्वॉर्ड मास्टर के लिए काफी परेशानी का सबब थी। वे इधर उधर कूदते रहे, उसके घावों पर निशाना साधते रहे। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी तलवार लहराते हुए उनमें से कुछ को मारने में कामयाबी हासिल की, फिर भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा।
फ्लेमबेले ने अपनी फ्लेम से अटैक करना बंद नहीं किया क्योंकि भेड़िए डार्क स्वॉर्ड मास्टर को बिजी रखे हुए थे। उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। समय बीतने के साथ साथ वो अधिक से अधिक चोटों से ढकी हुई थी। चलो देखते हैं, क्या तुम इससे बच सकते हो? आदर्श ने उससे पूछा। आदर्श ने भेड़ियों की सेना को शुरू में ही नहीं बुलाया था। अगर उसने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को के स्वस्थ रहते हुए ऐसा क्या होता तो भेड़िए सिर्फ तोप के चारे बनकर रह जाते। यहाँ तक कि 9 चांद खाने वाले सफेद भेड़ियों को भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता। डार्क स्वॉर्ड मास्टर अब गंभीर चोटों से पीड़ित था, फिर भी खत्म नहीं हुआ था। रूलर लेवल के बीस्ट को मारना इतना आसान नहीं था। अगर आदर्श बेतहाशा अटैक करता रहा तो प्राणी उसे मारने के लिए अपनी बची हुई सारी ऊर्जा लगा देगा। इसलिए उसने अब भेड़ियों की सेना को बुलाने का फैसला किया ताकि वे अपनी संख्या का मिसयूज कर सके। ना केवल वो नुकसान को कम करेगा बल्कि भेड़िए अंततः डार्क स्वॉर्ड मास्टर को थका देंगे। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 9 चांद खाने वाले भेड़िए सफेद भेड़िए उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली थे। उनका नेतृत्व फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ कर रहा था, जिसकी असली शक्ति आइस मैजिक की मौजूदगी में अवेक होती थी। इस बीच फ्लेम बेले आसानी से आसमान से आग की फ्लेम्स नीचे फेंक रही थी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर एक साथ अटैक करने वाले 11 कमांडर लेवल के बीस्टों से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। चांद भक्षण करने वाले सफेद भेड़िए लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और उनका तालमेल काफी प्रभावशाली था। हर बार जब डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने घातक प्रहार करने की कोशिश की तो कुछ चांद भक्षण करने वाले सफेद भेड़िए तुरंत डार्क स्वॉर्ड मास्टर के घावों को निशाना बनाते। डार्क स्वॉर्ड मास्टर को लगातार दबाया जा रहा था और वह केवल व्हाइट मार्क्स भेड़ियों पर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। श्वेत चिन्हित भेड़िए केवल योद्धा लेवल के बीस्ट थे, जो शासक लेवल के बीस्ट की तुलना में बेहद कमजोर थे। तलवार का हल्का सा वार भी उन्हें तुरंत मार सकता था। हालांकि सफेद चिन्हित भेड़िए उस पर झपटते रहे, उनकी निर्भीकता ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर को पूरी तरह से पराजित कर दिया। यहां तक कि योद्धा लेवल के बीस्ट भी बेतहाशा अटैक कर रहे थे। क्या यह स्पष्ट संकेत नहीं था कि शासक लेवल का बीस्ट पहले से ही अपनी सीमा पर था? म्योस, कुणाल और हेडी को पता था कि अब उनकी जीत उनके हाथ में है। उन्होंने तुरंत और ज्यादा प्रयास किए। म्योस ने लड़ाई में शामिल होने के लिए मरे हुए लोगों का एक पूरा झुंड बुलाया। आदर्श, मेरे मरे हुए को मार खाने दो, म्योस ने कहा। जरूर। ज्यादातर मरे हुए अगर मर चुके होते थे तो उनका पुनर्जन्म हो सकता था, लेकिन आदर्श के समन किए गए बीस्ट एक बार मारे जाने के बाद मर चुके होते थे। यह पहली बार नहीं था जब बेहोश ने आदर्श को सफेद भेड़ियों को बुलाते देखा था। वे स्पष्ट रूप से उसके अपने समन किए गए थे, ना कि समन गिफ्ट प्लेन से कुछ बेतरतीब बीस्ट। म्योस उन्हें खून बहते और मरते हुए नहीं देख सकता था, खासकर यह जानते हुए कि आदर्श की चोटें कितनी खतरनाक थी। सईद, तुम किसका वेट करे हो? हम यहां से लगभग निकल ही जाएंगे, म्योस ने सईद को घूरते हुए कहा। हालांकि सईद आदर्श से बदला लेने के लिए बेताब था, लेकिन उसे पता था कि डार्क स्वॉर्ड मास्टर को एक साथ खत्म करना उनके लिए ज्यादा जरूरी था। उसने हिचकिचाना बंद कर दिया और अपने सभी मरे हुओं को बुलाया। उसके मरे हुए लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन फिर भी वह उन्हें तोप के चारे के रूप में यूज कर सकता था, ताकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर के पास समन आदर्श के समन किए गए बिस्तरों पर अटैक करने का कोई मौका ना हो। मरे हुए लोगों ने आदर्श के कंधों पर दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर व्हाइट मार्क्ड वुल्फ्स पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि वह हर अटैक से उनमें से कई को मार सकता था। इसलिए मरे हुए लोगों के लिए अटैकों को झेलना ज्यादा सही था। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने आखिरकार लड़ाई में अपना ठोस योगदान दिया। उसके पंजे डार्क स्वॉर्ड मास्टर की बख्तरबंद पीठ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। जब फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने प्लेट को उसकी पीठ से फाड़ दिया तो डार्क स्वॉर्ड मास्टर का ऑरा बेहद कमजोर हो गया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर अभी भी अपनी इच्छा शक्ति से अपनी जमीन पर डटा हुआ था। वह इन इंसानों के हाथों मरने को तैयार नहीं था और गंभीर चोटों के बावजूद वह खड़ा रहा। हालांकि इसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी, इसकी काटने की क्षमता कम होती जा रही थी, यहां तक कि इसकी रिएक्शन स्पीड भी कम होती जा रही थी।
फ्लेम बेले ने चीख कर 9 विशाल आग के गोले इकट्ठे किए। वे छोटे उल्का पिंडों की तरह आसमान से गिरने लगे, सीधे डार्क स्वॉर्ड मास्टर की ओर बढ़ रहे थे। 9 आग के गोले ने एक बेहद बड़ा विस्फोट किया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर अंततः उग्र फ्लेम्स के बीच अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसका हेलमेट पहले जमीन पर गिरा, उसके बाद उसकी तलवार, उसका बचा हुआ कवच टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर गिर गया। यह मर चुका है, यह अंततः मर चुका है, हेरी ने उत्साह में कहा। डार्क स्वॉर्ड मास्टर की मौत ने पिरामिड में उनके साहसिक कार्यों का अंत कर दिया। यह एक जीत थी। इतने लंबे टाइम तक पिरामिड में फंसे रहना किसी को भी पागल कर सकता था। अपने जीवन के बाकी समय में वे कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे श्रीव की यातनापूर्ण रणनीति के साथ अंत तक पहुंचने में कामयाब रहे और आदर्श ने एक असली रूलर लेवल के बीस्ट को हराने के लिए जो अविश्वसनीय ताकत दिखाई थी उसे देख। हेडी को यह अंदाजा नहीं था कि जब वह आल्प्स इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेंगी तो उसे ऐसे अविस्मरणीय साहसिक कार्यों में शामिल होना पड़ेगा। हम आखिरकार इस घटिया जगह को छोड़ सकते हैं। जब मैं शहर वापस जाऊंगा तो मैं सभी स्वादिष्ट व्यंजन खाऊंगा और कुछ खूबसूरत महिलाओं के साथ घूमूंगा। मैं उनसे लगातार 3 दिन और रात लड़ूंगा। अहन जोर से हंस पड़ा। 3 दिन और 3 रात? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम किसी के पेट पर मर जाओगे? कुणाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं इस तरह मरने के लिए तैयार हूं। आदर्श, क्या तुम सहमत नहीं हो? आदर्श कहाँ है? अहन ने चारों ओर देखा। जब वो आदर्श को नहीं ढूंढ पाया तो वो घबरा गया। उसने गौर से देखा तो आदर्श जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ के कटे हुए हिस्से से एक तरह का ब्लैक मटेरियल निकल रहा था, खून बह रहा था। हे भगवान! आदर्श, तुम मेरे सामने मत मरना। फूफू तुम्हें अपना मेहमान नहीं बनाएगा, भले ही तुम यहीं मर जाओ। अहन तुरंत आदर्श के पास भागा। कुणाल ने तुरंत ही अपने तरीके से घाव को कीड़ों से बंद करके रक्तस्राव को रोक दिया। डार्क स्वॉर्ड मास्टर की स्वॉर्ड में अंधेरे का प्रबल ऑरा था। सौभाग्य से आदर्श एक शैडो मैजिशियन था और फेंडिश नाइट उसकी रक्षा कर रही थी, नहीं तो उसके शरीर पर लगे कटों से उत्पन्न अंधकार का ऑरा उसकी जान ले लेता। दूसरों ने जल्दी देखा कि आदर्श का ऑरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो अत्यधिक खून की कमी के कारण बेहोश हो चुका था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ आदर्श के कटे हुए अंग के साथ वापस लौटा और उसे आदर्श के पास रख दिया। जब आदर्श को आखिरकार होश आया तो उसने उस हाथ को देखा जो सड़ने की वजह से सड़ चुका था और अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि इसे वापस जोड़ना पॉसिबल है। अभी के लिए छोड़ो। एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो तुम पार्थिव मंदिर जा सकते हो और उनसे अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हें ठीक करने के लिए कह सकते हो। तुम्हारा हाथ जल्द ही अपने आप बढ़ जाएगा। आहन ने उसे आश्वासन दिया। एक सामान्य इंसान अगर डार्क एनर्जी से गंभीर रूप से घायल हो जाए तो वह अपंग हो जाएगा। एक हीलर कटे हुए शरीर के अंगों को तभी जोड़ सकता है जब वे अभी भी अच्छी स्थिति में हो और पॉइजन डार्क मैजिक या कर्स एलिमेंट से खराब ना हो। हालांकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर का अंधेरा बेहद ही खतरनाक था। ज्यादातर मैजिशियनों के लिए जिंदा रहना राहत की बात होगी। उनके खोए हुए अंगों को वापस पाने का कोई मौका नहीं होगा। सौभाग्य से आदर्श वर्तमान में पार्थिव मंदिर के दामाद की तरह था। अगर राधा को पता चल जाता कि आदर्श अपना हाथ खो दिया है तो वह उन सभी म्यूज को बुलाएंगी जो डार्क मैजिक द्वारा की गई चोटों का इलाज करने में एक्सपर्ट हो, ताकि आदर्श को राष्ट्रपति स्तर का इलाज दिया जा सके। यह कैसे है? क्या यह अंडरवर्ल्ड कंपास है जिसकी हमें तलाश है? आदर्श ने पूछा जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, यह दिन और शाम का कंपास है, श्रीव ने घोषणा की। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 3 टाइटल, फूफू अपनी सजा के लिए तैयार रहो। आदर्श, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? तुम तो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी कुछ देर पहले तुम मौत की कगार पर थे। म्यूस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आदर्श पहले से ही अच्छी हालत में है। लड़ाई में अन्य लोग भी घायल हो गए थे, वे अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन आदर्श पहले से ही जोरदार और जीवंत था। उन्हें शौक लगा कि क्या उसका खून किसी डीमन जीव के खून के साथ मिला हुआ था। वैसे क्या तुमने डार्क स्वॉर्ड मास्टर के रेमनेंट लूटे थे जब मैं बेहोश था? आदर्श को अचानक कुछ याद आया। आदर्श स्पष्ट रूप से यह विश्वास नहीं करने वाला था कि एक रूलर लेवल का बीस्ट कुछ भी उपयोगी ना छोड़े। अभी भी इस समय पैसे के बारे में सोच रहे हो?
हम इतने भाग्यशाली नहीं थे। इसकी इलाज के अलावा कोई भी मूल्यवान चीज नहीं है। सईद ने इसकी सोल रेमनेंट ले ली है, मेयोस ने उसे बताया। तुमने तुमने मेरे बेहद सारे सोल एसेंस ले लिए, तो क्या हुआ अगर मैंने रूलर लेवल सोल रेमनेंट ले लिया? मत करो, मुझे मजबूर मत करो, सईद ने आदर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, जो तुरंत सावधान हो गया। क्या आप निश्चित है कि यह सोल रेमनेंट था, सोल एसेंस नहीं? आदर्श ने जानबूझकर पूछा। रूलर लेवल सोल रेमनेंट कुछ हद तक मूल्यवान था, लेकिन यह सोल एसेंस के मूल्यों के करीब भी नहीं था। अगर यह रूलर लेवल सोल एसेंस होता तो सुपर मैजिशियन का एक झुंड भी इसके लिए एक दूसरे से लड़ता। वैसे भी इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैंने इसे पहले ही अपग्रेड कर लिया है, इसलिए तुम मुझे से यह नहीं छीन पाओगे, सईद ने कहा। देखो तुम भूल जाओ, अगर यह सिर्फ एक सोल रेमनेंट है तो तुम इसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए ले सकते हो। आदर्श मुस्कुराया। वह सईद के साथ सोल रेमनेंट पर बहस करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। रूलर लेवल सोल रेमनेंट उतना कीमती नहीं था जितना कि सईद से लिया गया सोल एसेंस। इसके अलावा उसने और कुणाल ने पिरामिड में हंट्समैन स्पाइडर से गुप्त रूप से सारी ऊर्जा का दावा किया था। यह सबसे मूल्यवान लूट थी जो उन्हें साहसिक कार्यों से मिली थी। आदर्श के लिए तुच्छ मामलों पर अपना टाइम बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार सोल रेमनेंट उसके लिए उतना यूजफुल नहीं था। आदर्श की प्रतिक्रिया सुनने के बाद सईद ने राहत भरी सांस ली। रूलर लेवल का सोल रेमनेंट आदर्श के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन यह उसके लिए बेहद जरूरी था। उसकी डेथ सेबर ममी डार्क स्वॉर्ड मास्टर की ही प्रजाति थी। रूलर लेवल सोल रेमनेंट भले ही बाजार में बेहद ज्यादा कीमत पर ना बिकता हो, लेकिन यह हमेशा स्टॉक से बाहर रहता था। तो यह बताने की जरूरत नहीं थी कि सोल रेमनेंट उनकी डेथ सेबर ममी के साथ पूरी तरह से संगत था। सईद की राय में रूलर लेवल का सोल रेमनेंट्स कमांडर लेवल के सोल एसेंस से ज्यादा यूजफुल था, जो उसने खो दिया। इसलिए उसने हिम्मत करके रूलर लेवल का सोल रेमनेंट ले लिया, जबकि आदर्श बेहोश था। हालांकि उसे बेहद चिंता थी कि जब वह जागेगा तो वह आदमी फिर से उसके साथ झगड़ा करेगा। उसे राहत मिली एक बार के लिए कि वह बर्बर समझदार हो गया था। तलवार के बारे में क्या क्या किसी ने इसे पहले ही चेक कर लिया है? आदर्श ने हार ना मानते हुए पूछा। डार्क स्वॉर्ड मास्टर कोई मूल्यवान लूट कैसे नहीं गिरा सकता था? यह रूलर लेवल के बीस्टों के लिए अपमान था। तलवार की परवाह किससे है? हम सब मैजिशियन हैं। क्या तुमको लगता है कि हम किसी डिमन प्राणी के हथियार का यूज कर सकते हैं? आहन ने जवाब दिया। आदर्श आगे बढ़ा और अपनी इच्छा शक्ति से डार्क स्वॉर्ड मास्टर की तलवार का निरीक्षण किया। एक बर्फीली शक्ति अचानक उसकी आध्यात्मिक दुनिया में घुस गई, जिससे उसकी रीढ़ में एक बड़ी ठंडक दौड़ गई। अंधेरे की मजबूत उपस्थिति। आदर्श अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। वह भी अभी अपनी चोटों से उभरा था और उसका दिमाग अभी भी कमजोर अवस्था में था। वह खुद को डार्क एनर्जी से बचाने में लगभग विफल हो गया। तो तुम्हें क्या मिला? हेडी ने पूछा। अच्छी चीजें तलवारें में हैं। आप में से कोई भी शैडो मैजिशियन नहीं है, इसलिए आपको इसका एहसास नहीं हुआ। आदर्श मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि वह तलवार का निरीक्षण करने के लिए उत्सुक था। आदर्श को तलवार में काफी दिलचस्पी थी। डार्क स्वॉर्ड मास्टर ने उसे हवा में ऊंचा उठा रखा था, जैसे कि वह हर बार कोई शक्तिशाली चाल चलने पर कुछ घोषणा कर रहा। डार्क मैजिक की उत्पत्ति अंधेरे के देवता से हुई है। डार्कनेस क्रिएचर या मैजिशियन दोनों को इसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए डार्क कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होता। आदर्श को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डार्कनेस क्रिएचर और डार्कनेस के देवता के बीच किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन एक मैजिशियन के रूप में उसे डार्क एनर्जी के बदले में डार्कनेस के देवता को अपनी ऊर्जा देनी थी। इसलिए आदर्श यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि अंधेरे के प्राणी किसी माध्यम से अंधेरे के देवता के साथ बात कर रहे थे। जब आदर्श ने तलवार का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि इसकी डार्क एनर्जी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि तलवार डार्क स्वॉर्ड मास्टर की डार्क एनर्जी का सोर्स थी। क्योंकि आप में से कोई भी इसका दावा नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुशी से इसे ले लूंगा। आदर्श ने डार्क स्वॉर्ड मास्टर की तलवार के हैंडल को छुआ। तलवार पर एक चिपचिपा काला पदार्थ उभरा। यह तलवार की नोक से लेकर मूठ तक बहता हुआ आदर्श की हथेली तक पहुंच गया। आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुमने तलवार की कला का अभ्यास करने और एक मैजिक जादुई तलवारबाज बनने का फैसला किया है? आहन ने हिम्मत करके कहा। जादुई तलवारबाज? क्या तुम्हें लगता है कि हम अब एक उपन्यास में हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों सीख सकता हूँ? तलवार में डार्क स्वॉर्ड मास्टर द्वारा छोड़े गए डार्कनेस एसेंस है।
तुम इसे सिर्फ एक डार्क सब्सटेंस के रूप में सोच सकते हो। क्योंकि डार्क स्वॉर्ड मास्टर मर चुका है, इसलिए मालिकहीन डार्क सब्सटेंस डार्क एनर्जी वाले किसी भी जीवित प्राणी से चिपक जाएगा। यह या तो अपने आप बढ़ेगा या फैल जाएगा और हवा में डार्क मैजिक के कण बन जाएंगे। मैं वास्तव में डार्क सब्सटेंस को सही दिशा में ले जा रहा हूं। क्या तुम सहमत नहीं हो? आदर्श ने समझाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सिर्फ डार्क एनर्जी को सोख रहे हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा डार्क सब्सटेंस इससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा? हेडी ने कहा। निश्चित रूप से यह मेरी फैंडेश नाइट को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आदर्श हंसा। तुम्हारे हाथ हमेशा अच्छी चीजें ही क्यों लगती है? आन ने हार मानकर आह भरी। मैंने इसके लिए अपना दाहिना हाथ बलिदान कर दिया। मैं आप नहीं हूं जो जब भी किसी नए शहर में जाते हैं तो वहां खिलवाड़ करते रहते हैं। क्या तुमको पता है कि मेरा दाहिना हाथ मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो तुम मुझे बता रहे हो कि मैं डार्क सब्सटेंस का दावा करने के योग्य नहीं हूं? आदर्श ने सही किया। आदर्श ने धीरे धीरे डार्क सब्सटेंस को अपने शरीर में डाला ताकि वो उसकी आत्मा में विलीन हो सके। क्योंकि फिएंडिश नाइट पहले ही उसकी आत्मा में विलीन हो चुकी थी, तो वह मालिकहीन डार्क सब्सटेंस को कैसे छोड़ सकती थी? उसने तुरंत उसे निगल लिया। मैंने गणना पूरी कर ली है। यदि आप पॉइंटर को यहां घुमाएंगे तो यह डेथ लाइट को विस्मृति द्वीप की ओर इंगित करेगा, शिव ने घोषणा की। मैं यह करूंगा, आदर्श ने स्वेच्छा से कहा। उसने कंपास पर लगे सफेद पॉइंटर को देखा। यह लगभग 1 मीटर लंबा था। आदर्श ने इसे शिव द्वारा बताए गए स्थान पर घुमाने की कोशिश की। पॉइंटर को घुमाना आदर्श की अपेक्षा से ज्यादा मुश्किल था। उसे इसे घुमाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा था। क्या हो रहा है? मैं इसे घुमा नहीं सकता, आदर्श ने कहा। और अधिक प्रयास करो, श्रीम ने कहा। आदर्श ने इस बार ज्यादा जोर लगाया, लेकिन पॉइंटर फिर भी हिला नहीं। बाकी लोग उदास दिखने लगे। सचमुच हमने यहां तक पहुंचने के लिए बेहद कोशिश की है, फिर भी हम पॉइंटर को हिला भी नहीं सकते। क्या इस पर किसी तरह की मैजिक फॉर्मेशन है? ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई मैजिक है। इसका कोई मतलब नहीं है, आहन ने कहा। यह मैजिक से सुरक्षित नहीं है। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। अजीब बात है, तुम इसे घुमा क्यों नहीं सकते? आदर्श, ज्यादा ताकत से फिर से कोशिश करो। अपने स्पेस मैजिक का भी यूज करो, श्रीव ने सुझाव दिया। आदर्श ने सिर हिलाया। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने बाएं हाथ पर स्पेस मैजिक लगाया और पॉइंटर को फिर से घुमाने की कोशिश की। इसने कुछ आवाज तो की, लेकिन यह उस दिशा में नहीं घूमा जिस दिशा में वह इसे घुमाने की कोशिश कर रहा था। आदर्श का माथा पसीने से लथपथ था। हो सकता है कि उसके पास केवल बायां हाथ हो, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह पॉइंटर को क्यों नहीं हिला पाया। अंडरवर्ल्ड कंपास के बारे में कुछ और रहस्य अवश्य रहे होंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम पॉइंटर को नहीं ला सकते तो हम डेथ लाइट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि इस जगह को छोड़ने की हमारी शुरुआती योजना काम नहीं करेगी, म्यूस ने चिंतित होकर कहा। म्यूस घबरा गई। वह उम्मीद खो रही थी और सोचना कि इतनी दूर आने के बाद ऐसा कुछ होगा। मैंने सोचा था कि हम यहाँ खत्म हो गए थे, लेकिन आदर्श ने आह भरी। सभी चुप हो गए। बेहद देर तक कोई नहीं बोला। सभी निराशा से विभूत थे। बताओ, क्या तुमने इसे दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की? हेडी ने अचानक सुझाव दिया। दूसरी दिशा? तुम्हारा मतलब ऑपोजिट साइड? आदर्श ने कहा। हाँ, अगर मैं इसे दक्षिण दिशा में नहीं घुमा सकता तो मुझे संदेह है कि यह विपरीत दिशा में घूमेगा। आदर्श ने बात करते समय पॉइंटर को दूसरी दिशा में घुमाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, सूचक यंत्र तुरंत चलने लगा और किनारे पर बने 2 चिन्हों के पार चला गया। जैसे ही पॉइंटर हिला, आदर्श की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। दूसरों की भी आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने आदर्श को घूरने से पहले पॉइंटर को देखा। क्या तुम सच में मुझसे कह रहे हो कि तुमने इसे दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश भी नहीं की? कुणाल ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे समझाए। उसने जल्दी से पॉइंटर को आधे घेरे में घुमाया और शिव द्वारा बताई गई जगह पर ले गया। जब सूचक उस स्थान पर पहुंचा तो अंडरवर्ल्ड कंपास तुरंत एक शांत नीली रोशनी से चमक उठा। नीली रोशनी अंधेरे में ऊपर उठी और वापस उछली, जैसे कि वह किसी दर्पण से टकराई हो। फिर वह वापस उछलने से पहले एक ऊंचे स्थान पर चली गई। यह कुछ समय तक चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे स्थान पर एक शानदार पैटर्न फैल गया। यह एक जादुई स्पेल जैसा लग रहा था, जो स्टार ऑर्बिट, स्टार पैटर्न, स्टार कॉन्स्टलेशन और स्टार पैलेस से बना था। क्या यह काम कर गया?
हेडी ने सुंदर रोशनी को घूरते हुए अविश्वास से पूछा। ऐसा लगता है कि आदर्श ने डिस्प्ले को घूरते हुए कहा। आदर्श, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने गीजा के महान पिरामिड के मानकों को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। यदि तुम टीम का नेतृत्व नहीं कर रहे होते तो हम मिशन को पहले ही पूरा कर सकते थे। हाँ, हम आखिरकार यहाँ समाप्त हो गए, आहन ने घोषणा की। आदर्श ने आहन के अपमान को नजरअंदाज किया। उसे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ करना था। फूफू, हमारे देश की वीर आत्माओं से अपनी सजा के लिए तैयार रहो, तुमने ही इसकी मांग की थी, आदर्श ने यह वर्ड्स कहे। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, शाम की लाल मौत की रोशनी। खफरे के पिरामिड की मौत की रोशनी समुद्र के नीले रंग की थी। यह हर रात सफेद चांद को नीले रंग में रख देती थी ताकि मानवता को याद दिलाया जा सके कि यह उनके लिए एक खतरनाक रात होने वाली है। खफरे का पिरामिड गीजा के महान पिरामिड के बेहद करीब था। यह खफरे का पिरामिड ही था जिसने काहिरा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, इसलिए खफरे का पिरामिड मृत्यु प्रकाश का सोर्स था। जब खफरे के पिरामिड और काहिरा के बीच युद्ध अपने थर्ड लेवल में प्रवेश कर रहा था और खफरे के पिरामिड की मौत की रोशनी यानी डेथ लाइट आसमान में चमक रही थी, तो अचानक एक और चमकदार मौत की रोशनी दिखाई दी और बादलों में ऊपर उठ गई। 100 किलोमीटर से अधिक दूर के लोग अभी भी इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लाइट ने एक प्राचीन ऑर्डर की तरह काम किया। इसने रात के आकाश में गहरी नींद में सोए हुए कुछ खास सितारों को जगा दिया। सितारे चमक उठे जिससे वे काहिरा के लोगों को दिखाई देने लगे। रात के आसमान में और भी पुराने तारे जागे। वे एक दूसरे से कसकर बंधे हुए लग रहे थे, मानो वे किसी अज्ञात कॉन्स्टलेशन का हिस्सा हो। जब खुफू के महान पिरामिड से जुड़े तारे जगमगा उठे तो आसमान में उड़ती हुई डेथ लाइट अचानक डूबते सूरज की तरह लाल हो गई। डूबते सूरज की लाल रोशनी ने तुरंत आसमान को भर दिया। अगर यह शाम को होता तो यह एक लुभावना दृश्य होता, लेकिन यह अब आधी रात को हो रहा था। ऐसा लगा जैसे यह भयानक लाल रंग किसी तरह की बुरी शक्ति का संकेत दे रहा था, जिसका मतलब था कि राग्रारोक उनकी दुनिया पर उतर रहा था। हे भगवान, क्या तुमने वह देखा? फ्रंट लाइन में खड़े कमांडर ने अपनी नजर उठाई और अविश्वास से आकाश की ओर देखा। हाँ, मैं देख रहा हूं, यह खून की झील जैसा लग रहा है। कमांडर, क्या इसका मतलब यह है कि हम जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे? एक सैनिक ने पूछा। यह असामान्य दृश्य लोगों में अज्ञात डर पैदा कर रहा था। वे डेथ लाइट के अस्तित्व के बारे में जानते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अंडरवर्ल्ड डिमनो के लिए ऑक्सीजन की तरह है। लेकिन इस डूबते सूरज की डेथ लाइट के बारे में क्या यह संकेत था कि कुछ और भी डरावना होने वाला था? युद्ध में सेना को बेहद नुकसान हुआ था। यह अभी थर्ड लेवल में था, लेकिन बेहद से लोग पहले से ही लड़ने की इच्छा खो रहे थे और सबसे बुरा समय अभी आना बाकी था। फोर्थ लेवल में मृतकों को जल्द ही उठना था। अगर वे पहले से ही थर्ड लेवल में संघर्ष कर रहे थे तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि काहिरा का आधा हिस्सा फोर्थ लेवल में गिरने वाला था? पिछले कुछ मंथ्स में युद्ध की स्थिति उनकी कल्पना से भी ज्यादा खराब हो गई। अनडेड अपने अटैक में बेपरवाह थे। सेना के पास अटैकों से बचने के लिए काफी लोग नहीं थे। अतीत में जब भी काहिरा पर अनडेडों का अटैक होता था तो अन्य देश हेल्प के लिए तैयार रहते थे। भले ही ज्यादातर लोग हंटर थे जो कुछ पैसे कमाने के लिए आए थे, या स्टूडेंट जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, या स्वयं सेवकों की एक सेना थी, फिर भी उन्होंने अनडेडों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्भाग्यवश जब से समुद्र का लेवल बढ़ना शुरू हुआ है, तटवर्ती क्षेत्र के अधिकांश शक्तिशाली राष्ट्र समुद्री राक्षसों के अटैक से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपने लोगों को अन्य देशों की हेल्प के लिए भेजना तो बात ही छोड़िए, अंततः अन्य देशों से हेल्प ना मिलने का असर पड़ा। थर्ड लेवल में जितनी ज्यादा मौतें होगी, फोर्थ लेवल उतना ही खतरनाक होने वाला था। काहिरा के लोग पहले से ही डर से घिरे हुए थे। सरकार और सेना ने जोर देकर कहा कि वे अभी भी अनडेडों से लड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे। अरे, वे दरवाजे कब खोलेंगे? क्या वे वाकई चाहते हैं कि हम यही मर जाएं? मैं ज़ॉम्बीज़ द्वारा खाया जाना नहीं चाहता। अब दरवाजा खोलो, एक व्यापारी गुस्से से चिल्लाया। व्यापारी वही आदमी था जो आदर्श और अन्य लोगों के साथ शहर आया था। वह साहसपूर्वक युद्ध के मैदान में कुछ पैसे कमाने के लिए आया था। फिर जब भी उसकी जान खतरे में थी तो वह सबसे पहले शिकायत करने वाला इंसान था। आप अभी नहीं जा सकते,
काहिरा सुरक्षित है, लेकिन अगर हम गेट खोलेंगे तो यह ज़ॉम्बीज को हमारी ओर अट्रैक्ट करेगा। ज़ॉम्बीज लगातार जीवित लोगों की गन का पता लगा रहे हैं। हम आपकी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसे पहले से भी बदतर मत बनाइए। ड्यूटी पर मौजूद सैनिक ने जवाब दिया। शहर छोड़ने की योजना बना रहे लोगों के से द्वार भरे हुए थे। सच छिपाने से कोई फायदा नहीं था। कमांडर एथन ने सैनिकों को लोगों को कोई भी जानकारी लीक करने से सख्त मना किया था, लेकिन सैनिक जो अच्छी तरह वाकिफ थे स्थिति से, वे अपने परिवारों को चेतावनी देने से खुद को रोक नहीं पाए। सरकार और सेना दोनों को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे गेट खोलने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर लोग भागने लगे तो न केवल शहर खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि भागने वाले लोग ज़ॉम्बीज को खाना खिला रहे होंगे। शहर को लॉकडाउन में ही रहना था, नहीं तो और मौतें होती। ऐसी परिस्थितियों में यह सबसे तर्कसंगत तरीका था, लेकिन भीड़ को शांत करना और उन्हें शांत रहने के लिए कहना बेहद मुश्किल था। काहिरा पहले भी ऐसी ही स्थितियों में रहा है। वास्तव में अतीत में यह बेहद बुरा था। कृपया सरकार और सेना पर भरोसा रखें, हम लोगों की रक्षा करेंगे। शहर हमारा सहारा है। सेना तभी अपनी जमीन पर टिकी रह सकती है जब शहर व्यवस्थित हो। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। खफरे के ज़ॉम्बीज हमारे शहर में कभी पैर नहीं रखेंगे, अनरजीत ने भीड़ से कहा। एथन ने अनरजीत को शहर में व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा था। यह कोई आसान काम नहीं था। अनरजीत जानता था कि एथन ने उसे सजा देने के लिए ऐसा किया है। अनरजीत का भाषण बिल्कुल भी प्रभावी नहीं था। सड़कों पर अभी भी लोगों की भीड़ थी जो शहर से भागने पर अड़े हुए थे। मैं गंभीरता से इन बेवकूफों को स्लॉटरिंग विंडस्लैश से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। हमारे लोगों ने बचाने के लिए फ्रंट लाइन में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, फिर भी वे यहाँ परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषण खत्म करने के बाद अनरजीत के चेहरे पर उदासी छा गई। कभी कभी अनरजीत को आश्चर्य होता कि उन्हें इन स्वार्थी कमजोरों की रक्षा क्यों करनी पड़ी। वे तर्क देते रहे कि उन्हें अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है, भले ही वे पूरी तरह से बेकार हो। अगर उन्हें बेहतर पता होता तो वे सेना और सरकार से सुरक्षा मांगने के बजाय ज़ॉम्बी से क्यों नहीं लड़ते। कैप्टन अनरजीत, देखो गिजेल कहाँ है? एक लेफ्टिनेंट ने हैरान चेहरे के साथ कहा। इस बार क्या है? अनरजीत ने पलटकर पूछा। वह रात का आसमान आसानी से देख सकता था क्योंकि वह ऊंची जमीन पर खड़ा था। जब उसने लाल आसमान देखा तो वह शॉक रह गया। वह क्या था? डेथ लाइट? डेथ लाइट कब से संध्या के समान लाल हो गई? क्या यह गीजा के महान पिरामिड से आ रही थी? जिस कोण और दिशा से यह आ रही थी उसे देखते हुए यह संभवतः गीजा के महान पिरामिड से आ रही थी, लेकिन यह अचानक इतनी चौंकाने वाली डेथ स्ट्राइक क्यों उत्सर्जित कर रही थी? कैप्टन अनरजीत, यह क्या है? लेफ्टिनेंट ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे कैसे पता होगा? अनरजीत ने झल्ला कर कहा। जल्द ही सड़कें चीख पुकार से भर गई। स्थिति एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होगी। शोर से अनरजीत पागल हो रहा था। हम बर्बाद हो गए हैं। यह अंत है, यह सर्वनाश की रोशनी है, यह संकेत है कि हमारा शहर विनाश का सामना करने वाला है। क्या यह खून है? क्या यह आसमान को खून से रंग रहा है? सम्माननीय फिरौन, कृपया अपने अभिमानी वरिष्ठों पर कुछ दया दिखाइए। कृपया अपनी ज़ॉम्बी सेना को वापस बुला ले। ईश्वर हमारी मदद करे। जब यह दुर्लभ घटना घटी तो शहर में अफरा तफरी मच गई। अधिक लोग गेट खोलने की मांग कर रहे थे। भीड़ के गुस्से को रोकने के लिए सेना और सरकार को मैजिक का सहारा लेना पड़ा। इससे सरकार की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाना तय था। वे अभी भी भीड़ को शांत कर सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि लोग आगे क्या करने वाले हैं। स्क्वायर टावर। फैना और हेकेन खिड़की के सामने खड़े थे। वे लाल सागर की ओर जाने से पहले आसमान में बढ़ती रोशनी को देख सकते थे। क्या क्या उन्होंने सचमुच ऐसा किया? हेकेन का चेहरा उत्साह से भर गया। युद्ध का थर्ड लेवल उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल था। हेकेन भी यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। डूबते सूरज की रोशनी उसके लिए उम्मीद की एक झलक की तरह थी। फैना ने कहा, यह खूफू के महान पिरामिड से है, लेकिन यह लाल क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह असली डेथ लाइट है। डार्क प्लेन में इसका असली रंग यही है। खूफू ने इसे सिर्फ इसलिए चुराया था ताकि मरे हुए लोग सांस ले सके। हेकेन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। वह एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और उसने कहा, इतना समय बीत गया, मुझे लगा कि वे खूफू को दी जाने वाली बाकी दफन वस्तुओं में शामिल हो गए हैं, लेकिन किसने सोचा होगा? फैना, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतने भरोसेमंद युवक की सिफारिश की।
फैना भी बेहद खुश थी, लेकिन उसके दिमाग में और भी बेहद खुश था। उसने कहा, कमांडर, अब हम खफरे के पिरामिड के साथ युद्ध में है। भले ही उन्होंने गीजा के महान पिरामिड की डेथ लाइट को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया हो, क्या यह युद्ध को रोकने के लिए काफी है? उन पर ज़ॉम्बीज की पूरी सेना द्वारा अटैक नहीं किया जा रहा था। यह युद्ध केवल काहिरा और खफरे के पिरामिड के बीच था। चूंकि काहिरा मिस्र की राजधानी थी, इसलिए अगर काहिरा युद्ध हार जाता तो इसका असर पूरे देश पर पड़ता। भले ही वे अंत में ज़ॉम्बीज से बचने का कोई रास्ता खोज ले, फिर भी उन्हें बेहद नुकसान उठाना पड़ेगा। केवल एक ही अंडरवर्ल्ड है। क्या आपको लगता है कि अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खुलने के बाद खफरे का पिरामिड प्रभावित नहीं होगा? कमांडर हिकेन ने कहा। तो इसका मतलब है कि अगर हम जल्दी करें और चीन के अनडेडो को अंडरवर्ल्ड में ले जाए तो यह हमारे कंधों से दबाव हटा देगा। फैना ने मुस्कुराते हुए समझा। बिल्कुल, दांतों को होठों के बिना भी ठंड का एहसास होगा। अगर गीजा के महान पिरामिड पर चीन के ज़ॉम्बीज का अटैक होता है तो खफरे इसे अनदेखा नहीं कर सकते। भगवान काहिरा का भला करे। हिकेन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। कमांडर, भगवान हमें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, फैना ने कहा। हिकेन एक पल के लिए शॉक रह गया, लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हुआ। हाँ, क्या परमेश्वर का इससे कोई संबंध था? शुरू से लगा कि यह बेतुका विचार है। उसे इससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह इससे सहमत था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। वह युवक वाकई काहिरा का रक्षक था। हालांकि वह ऐसा सिर्फ अपने देश के ज़ॉम्बीज को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए कर रहा था। फिर भी वह मिस्रियों के लिए लंबे समय से प्रतिरक्षित शांति दिलाने में कामयाब रहा। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल। मिशन पूरा हुआ। आसमान में लालिमा का यह दुर्लभ नजारा पूरी रात तक रहा। अंततः भोर होते होते यह धीरे धीरे गायब हो गया। आदर्श को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लाल सागर के अंत में विस्मृति का द्वीप दिखाई दिया था या नहीं। स्टीव ने कहा कि अंडरवर्ल्ड का द्वार 3 साल तक खुला रहेगा। इस अवधि के दौरान अंडरवर्ल्ड अब एक अलग दुनिया नहीं होगी और इसका असली रूप धीरे धीरे दुनिया के सामने आएगा। हालांकि अंडरवर्ल्ड पर अटैक करने वाली सेना किसी देश से नहीं, बल्कि चीन के ज़ॉम्बीज के साम्राज्य से थी। प्राचीन राजा हमेशा से ही नए क्षेत्रों को खोलने के लिए उत्सुक था। अंडरवर्ल्ड जहां ज़ॉम्बी शांति से रह रहे थे, शायद वह जगह हो जिसकी उसे तलाश थी। गिसेले की धरती पर रात का आसमान और जमीन दोनों ही लाल रंग में रंगे हुए थे। गुस्से और अपमान से भरी हुई ज़ॉम्बीज की चीखें पूरे स्थान पर गूंज रही थी। 7 आकृतियां बेसिन से होकर बार्गोलैंड की ओर जा रही थी। वे कोई और नहीं बल्कि आदर्श और उसका दल था, जो अभी भी पिरामिड से भाग कर आए थे। मैं अंततः कुछ ताजी हवा का आनंद ले सकता हूं, आहन ने कहा। हाँ, अभी केवल 2 महीने से थोड़ा अधिक समय ही बीता है, लेकिन ऐसा लगा कि बेहद लंबा टाइम हो गया है, मेयोस ने कहा। खैर, मैंने जो देखा उसके अनुसार मुझे लगता है कि हमने पिरामिड में 2 महीने के बजाय लगभग 4 महीने बिताए। शिव ने 4 महीने? सचमुच कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना खतरनाक है। हमने पिरामिड में लगभग आधा साल बिताया। पिरामिड में जादुई तकनीक का कोई आविष्कार काम नहीं हुआ आया। कॉइल स्प्रिंग से चलने वाली घड़ियां भी गलत थी, इसलिए ग्रुप केवल अपनी ऊर्जा को ठीक होने में लगने वाले टाइम से ही अपने टाइम का अनुमान लगा पा रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह उसमें 4 महीने हो चुका था। वे इस विचार से ही डर गए थे। स्टीव ने निष्कर्ष निकाला, हमने अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि पिरामिड के अंदर मैजिक की उपस्थिति उतनी ज्यादा नहीं है। खैर, यह रात की बात है कि हमें रास्ता मिल गया। चलो वापस काहिरा चलते हैं, हेडी ने कहा। मैं अपना कमरा लड़कियों से भरने जा रहा हूँ, आहान ने उत्साह से कहा। ग्रुप के बार्गोलैंड छोड़ने के बाद आखिरकार काहिरा क्षितिज पर दिखाई दिया। जब वे शहर में पहुंचे तब तक आसमान चमक चुका था, लेकिन खफरे के पिरामिड से निकलने वाली मौत की रोशनी अभी भी जमीन पर चमक रही थी। यह समाप्त नहीं हुआ था। काहिरा के बाहरी इलाके घने भूरे बादलों से घिरे हुए थे, जो शहर पर दम घोटने वाला दबाव डाल रहे थे। युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, बेहद टाइम हो गया है, आदर्श ने युद्ध के मैदान को देखते हुए आश्चर्य से कहा। यह इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। यह अभी ज्यादा से ज्यादा 3rd लेवल में है, लेकिन यह शहर के लिए अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसने कहा। ज़ॉम्बीज कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में घुस आए थे, जो दर्शाता है कि काहिरा किले का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था।
काहिरा शहर गंभीर खतरे में पड़ जाएगा यदि काहिरा किला, जो काहिरा की रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करता था, ढह गया। काहिरा शहर बस आगे ही था। जैसे ही ग्रुप अंदर जाने वाला था, आदर्श को आसपास एक असामान्य उपस्थिति का आभास हुआ। वह तुरंत पलटा। उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़ा। अचानक उसने एक औरत को देखा जिसका चेहरा पीला और होठ लाल थे, और वह अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाकर खड़ी थी। वह लगभग चीख पड़ा, अरे बच्चे, यह मैं हूं। महिला ने हंसते हुए कहा। वह दिन के समय कहीं से भूत की तरह प्रकट होगी। मेरी रानी, क्या तुम मुझे अगली बार ऐसे नहीं डरा सकती? आदर्श ने आहें भरी। बहुत बढ़िया, अब पाताल लोक का द्वार खुल गया है। मैंने राजा को भी सूचित कर दिया है। ओह हाँ, यह जानकर बेहद अच्छा लगा रहा है कि हम जल्द ही युद्ध में जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पाताल लोक में निराशा नहीं होगी। पाताल लोक की रानी ने कहा। ऐसा लगता है कि मेरा काम यही खत्म हो गया है। तुम फिर से जीवित लोगों को परेशान मत करना। हर कोई यहाँ जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। यह बेहद मुश्किल है। आदर्श ने कहा। क्या तुम बात कर रहे हो? हम कब से जाकर जीवित लोगों को परेशान करने लगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लालची लोग हमारी कब्रों पर कब्जा करने और हमारी संपत्ति चुराने की कोशिश कर रहे थे। पाताल लोक की रानी ने तुरंत जवाब दिया। तुम कितने साल की हो? क्या तुम्हें वाकई हम बच्चों के साथ इतना झगड़ा करना पड़ता है? हर ज़ॉम्बी के पास तुम्हारे जैसा दिमाग नहीं होता। वे बस किसी पर भी अटैक कर देते हैं। आदर्श ने जवाब दिया। मुझे आराम करने दो। आदर्श, मुझे तुम्हें बताना होगा कि ज़ॉम्बीज की संख्या तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, और हर मरा हुआ हमसे ऑर्डर नहीं मानता। तुम्हारे लोगों को जंगली ज़ॉम्बीज से सावधान रहना चाहिए, जो भटक रहते हैं और लक्ष्यहीन घूमते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम अगली बार राजा के सामने और हम पर आरोप लगाओ। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह अब शांति दूत है? पाताल लोक की रानी ने पलटवार किया। तुमने बेहद जल्दी सीख लिया। अब तो तुम्हें शांति दूत शब्द भी पता है। आदर्श अवाक रह गया। ज़ॉम्बीज हमेशा से मरे हुए ही रहेंगे। उनकी प्रवृत्ति खून के लिए मारना और शिकार करना है, जिससे वे जीवित लोगों के स्वाभाविक दुश्मन बन जाते हैं। हम सिर्फ खूफू को सबक सिखाने के लिए अंडरवर्ल्ड पर अटैक कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भविष्य में ज़ॉम्बीज इंसानी शहरों पर अटैक करना बंद कर देंगे, तो यह नासमझी है। अंडरवर्ल्ड रानी ने कहा। मैं भी कोई शांति दूत नहीं हूं, लेकिन हमारा देश इस समय बढ़ते समुद्र लेवल के कारण मुश्किल में है। समुद्री राक्षस अचानक हमारे लिए एक सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। इसलिए यह सबसे अच्छा होगा कि आपका ज़ॉम्बी साम्राज्य कुछ सालों के लिए शांत हो जाए। हम सभी बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। अगर इंसान विलुप्त हो गए तो ज़ॉम्बीज भी संघर्ष करने जा रहे हैं। आदर्श ने कहा। क्यों कैसी बकवास है? यो मत भूलो कि अंडरवर्ल्ड पर अटैक करने का विचार मेरा था। इसके बजाय तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। अंडरवर्ल्ड की रानी ने उपहास किया। ठीक है, तुम सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान महिला भूत हो जिनसे मैं मिला हूं। मैं निश्चित रूप से महोत्सव के दौरान तुम्हारे लिए कुछ नवीनतम ट्रेंडी मेकअप और फैशन बेल पोशाकें जलाऊंगा, ताकि तुम महिला भूतों के बीच चमक सको। आदर्श ने कहा। तुम उन्हें मेरे पास व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं लाते? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं वहां बेहद अकेली हूँ। पाताल लोक की रानी ने हंसते हुए कहा। कृपया मुझे शिकार ना बनाएं, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य और फर्ज पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। आप मेरे भाई आहन पर विचार क्यों नहीं करती? वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कई महिलाएं आकर्षक पाती हैं। तुम्हारे साथ बकवास बहुत हो गई। मुझे अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस में एक झपकी लेने दो। मैं पिछले कुछ टाइम से किए गए सभी कामों से बेहद थक गई हूँ। पाताल लोक की रानी ने अपने आकर्षक शरीर को दिखाते हुए अपने शरीर को फैलाया, जो विशेष रूप से इसलिए स्पष्ट था क्योंकि उसके पतले कपड़े उसके शरीर के चारों ओर कसकर बंधे हुए थे। सचमुच? क्या तुम सच में मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्लेस के अंदर जा सकती हो, जब तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट भी नहीं हो? आदर्श ने कहा। बस इसे खोलो। मुझे अभी भी कुछ चीजों पर नजर रखनी है, इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि मैं अभी तुम्हारे साथ रहूं। पाताल लोक की रानी ने पुष्टि की। ओह ठीक है। आदर्श काफी एक्साइटेड था कि कैसे पाताल लोक की रानी उसके कॉन्ट्रैक्ट प्लेस में प्रवेश करने जा रही थी। आदर्श ने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस खोला। यह हमेशा लिटिल फ्लेम बेले का घोंसला था। यह छोटा जीप पाताल लोक की रानी के लिए काफी दोस्ताना था। वह धीरे धीरे उसके लिए कुछ जगह खाली करने के लिए एक तरफ चली गई।
अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल बहती अंधेरी खाई। किंगहाई झील बेजियांग के फेवांग शहर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर दूर थी। यह बेहद ऊंचाई पर थी और हवा साफ थी। ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ। कभी कभी कुछ रंग बिरंगे पक्षी झील के पास से उड़ते, जो किंगहाई झील के शानदार दृश्यों को और भी खूबसूरत बना देते। किंगहाई झील के उत्तर में कुछ चट्टानी इलाका था जिसमें घास के अनियमित टुकड़े थे। देखो, मैंने क्या कहा, यह बेहद बढ़िया जगह है। किंगहाई झील को भले ही सुरक्षित क्षेत्र में शामिल ना किया गया हो, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है कि यह जगह एक पवित्र भूमि है। टीमन जीव यहाँ बेहद कम दिखाई देते हैं, इसलिए बस एक्सीलेटर दबाओ, जीव पर सवार एक उत्साहित आवाज ने कहा। चार ऑफ रोड एसयूवी चट्टानी इलाके में आगे बढ़ रही थी। वे किंगहाई झील के किनारे ड्राइव कर रहे थे, अपने चेहरे को छूती हुई सुखद हवा का मजा ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की प्रदूषित हवा में सांस लेने से उनके फेफड़े साफ हो रहे थे। आप सही कह रहे हैं, समुद्र तक टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। शहर में रहना घुटन भरा लगता है। यह वाकई एक बेहद बढ़िया जगह है। ना केवल हम प्रकृति की गोद के करीब है, बल्कि यह सुरक्षित भी लगता है, किसी ने चिल्लाकर कहा। वे सड़क यात्रा पर निकले युवा वयस्कों का एक ग्रुप था। हाल ही में देश की स्थिति अनुकूल नहीं थी, परिणाम स्वरूप यातायात बेहद सीमित था, लेकिन चिंताजनक स्थिति के बावजूद लोगों को अभी भी अपने तनाव को दूर करने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। चूंकि नागरिकों को अब देश के पूर्वी हिस्से में जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वे अभी भी पश्चिम की ओर जा सकते थे। चारों गाड़ियां ऐसे तेज रफ्तार से चल रही थी जैसे पिंजरे से अभी अभी आजाद हुए जानवर हो। अनियमित सड़कें उन्हें एड्रेनालाइन रश का पीछा करने से नहीं रोक पाई और गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक एक घना तूफानी बादल गाड़ियों के सामने आ गया, जो तुरंत जमीन पर छा गया। ऐसा लगा जैसे वे किसी भयानक अंधकार में प्रवेश करने वाले हैं और जल्द ही उन्हें निगल लिया जाएगा। क्या क्या है ये? तूफान? गाड़ियों में बैठे लोग चौंक गए और जल्दी से ब्रेक लगा दी। आगे की जमीन ढह रही है, जल्दी से वापस चलो, किसी ने चिल्ला कर कहा। दूसरों ने आगे देखा और पाया कि जमीन वाकई धंस रही थी, मानो उसे खाया जा रहा हो। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ियां घुमाई और जितनी जल्दी हो सके उतनी स्पीड से भाग गए। दुर्भाग्य से ढहती हुई जमीन ने आखिरकार कारों को अपनी चपेट में ले लिया। जो युवा अभी कुछ देर पहले मौज मस्ती कर रहे थे, वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यह दृश्य बेहद भयानक था और ऐसा लग रहा था कि मानो सर्वनाश हो रहा। धंसी हुई जमीन से भयानक चीखें आ रही थी, जो सामान्य लोगों के लिए बेहद बड़ी मानसिक यातना थी। पीछे की सीट पर बैठा फूलदार शर्ट पहने एक आदमी घूमा। वह तुरंत बेहोश हो गया। उसने देखा कि गड्ढे के अंदर सिर और शरीर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। शवों का ढेर पहाड़ों की तरह लगा हुआ था। वे रेंग रहे थे और एक दूसरे को चीर कर खुद को इकट्ठा कर रहे थे। यह सड़े हुए मांस के बर्तन जैसा था। यदि संसार में नर्क का अस्तित्व है तो संभवतः वह वही है जो उस व्यक्ति ने अभी अभी देखा था। क्या हम अभी भी जीवित हैं? चारों एसयूवी रुक गई। उनमें सवार दर्जन भर युवक युवतियां अभी भी सदमे में थे। कुछ की पैंट तो गीली हो चुकी थी। अभी वो क्या था? एक मरे हुए बिल? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ फिर से कभी नहीं आऊंगा। जिंदा होना बेहद अच्छा लग रहा था। उनमें से कोई भी इस भयानक दृश्य को फिर से याद करने को तैयार नहीं था। यह गायब हो गया। चलो पूर्व की ओर चले। नेपाल में लांगटांग हिमाल पर्वतमाला देश की उत्तरी सीमा के रूप में कार्य करती थी। टाउन पर्वत श्रृंखला से 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित था। यह एक आरामदायक शहर था जो पहाड़ों की उपज पर निर्भर था। आमतौर पर किसान दोपहर में काम करते थे। हालांकि कुछ टाइम पहले 70,000 लोगों का शहर अचानक स्थिर हो गया। वे गायब होने से पहले तूफानी बादल की दिशा में घूर रहे थे। उनके विचारों में उसके नीचे की भयानक खाई का दृश्य हावी था। सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। बेहद समय हो गया था जब शहर के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब शहर का हर इंसान प्रार्थना कर रहा था। वे अपनी जान बचाने के लिए स्वर्ग को धन्यवाद दे रहे थे। यदि खाई शहर की ओर 5 किलोमीटर और बढ़ जाती तो नेपाल का यह छोटा सा शहर आज अस्तित्वहीन हो जाता। दूसरी ओर कून, जो एक जगह थी
अंधेरी खाई एक बार फिर बिना किसी चेतावनी के प्रकट होगी। ऐसा लग रहा था मानो विनाश का देवता वहां से गुजर रहा हो और आसपास के शहरों के तुच्छ और हैरान इंसानों को बेहद डरा रहा था। यह कहीं से भी प्रकट हुआ और तुरंत गायब हो गया। सब कुछ जल्दी ही सामान्य हो गया, लेकिन कई लोगों को एक भयानक अस्तित्व को देखने का मौका मिला जो आज से पहले उनके लिए अज्ञात था। कुछ ऐसा जो उन्हें एक पल में आसानी से निगल सकता था। काहिरा, मिस्र। आदर्श ने नहाते समय अपने फोन पर गेम खेल रहा था। उसे थोड़ी प्यास लग रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ बाथ टब के किनारे से जूस का गिलास पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उसे अजीब तरह से पता चला कि उसकी बाजू के नीचे हवा के अलावा कुछ नहीं था। आदर्श इस बात से परेशान था कि अब वो अपंग हो गया है। तभी उसका फोन बजा। आदर्श ने जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। उसने दूसरी तरफ से लिटिल लॉली यानी चुटकी की आवाज सुनी। आदर्श, क्या तुमने न्यूज पढ़ी? चुटकी की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। काश वह थोड़ा नरम आवाज में बोल पाती। क्या खबर है? क्या फिर से कुछ हुआ है? मैं अभी अभी सुनहरी कब्र से बाहर आया हूं। मैं अब सिर्फ एक इंसान के तौर पर आराम से जीना चाहता हूँ, आदर्श ने कहा। यह डार्क एविस है, चुटकी ने कहा। आदर्श तुरंत सीधा बैठ गया। उसने भुएं सिकोड़ते हुए पूछा, डार्क एबिस के बारे में क्या? हमें पता चला है कि प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान डार्क एबिस कहीं भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकता था। यह नेपाल, भारत और पाकिस्तान से गुजरने के बाद अब अरब राज्यों में पहुंच गया है। यह उन देशों में भी सभी समाचारों में है। वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इस घटना की व्याख्या करने के लिए कह रहे हैं, चुटकी ने उसे बताया। आदर्श के पास वर्ड्स नहीं थे। प्राचीन राजा कितना लापरवाह था। क्या वह दूसरे देशों के इलाके में खुलेआम घूरकर डार्क कैबीज को लाल सागर तक ले जाने की योजना बना रहा था? यह उन देशों के नेताओं को पागल कर देने वाला था। प्राचीन राजा स्पष्ट रूप से लाल सागर में विस्मृति द्वीप की ओर बढ़ रहा है। वह आधिकारिक तौर पर अंडरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा है, चुटकी ने कहा। वह कितना तेज है। मैं यहाँ अपना काम पूरा कर चुका हूँ। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि क्या यह सिर्फ एक सपना था। यह सोचकर कि मैंने वास्तव में ज़ॉम्बीज के दो राज्यों के बीच युद्ध शुरू कर दिया है, आदर्श ने कहा। मैंने सुना है कि काहिरा भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या तुम ठीक हो? अगर वहां रहने का कोई कारण नहीं है तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। स्मृति के द्वीप पर जाने के बारे में सोचना भी मत। यह न केवल अंडरवर्ल्ड का द्वार है बल्कि डार्क प्लेन का प्रवेश द्वार भी है, चुटकी ने कहा। मुझे पता है। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया है, आदर्श ने कहा। दूसरे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के बारे में जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, क्या आपने अपनी जरूरतें पूरी कर ली है? चुटकी ने कहा। मुझे लगता है कि यह अब काम करता है, भले ही मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या किया, आदर्श ने पुष्टि की। आदर्श ने दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग समनिंग अनलॉक कर दिया था। दूसरे दिन पाताल लोक की रानी ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस में झपकी लेने के लिए कहा था। हालांकि वह लिटिल फ्लेम बेले के साथ एक ही कमरे में नहीं सोना चाहती थी, क्योंकि उसकी बेले लगातार गर्मी छोड़ रही थी। उसने इसके बजाय अगले कमरे में सोने का फैसला किया। आदर्श को इस बात की जिज्ञासा थी कि पाताल लोक की रानी उसके कॉन्ट्रैक्ट प्लेस में एक अलग कमरा कैसे स्थापित करने में सक्षम थी। करीब से देखने पर आदर्श को रियलाइज हुआ कि यह उसका दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस था। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी। चुटकी ने उसे बताया कि जब समनिंग एलिमेंट की उनकी कल्टीवेशन एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाएंगी तो समनर्स एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस खोल देगा, जिससे उन्हें दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मिल जाएगा। आदर्श पिरामिड में परेशान करने वाली मम्मियों से निपटने में बेहद बिजी था, इसलिए उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसके पास दूसरा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस है। तुम कब वापस आ रहे हो? चुटकी ने पूछा। जल्द ही, मुझे लगता है। क्यों? क्या तुम मुझे इसलिए याद करी हो क्योंकि बेहद टाइम हो गया है? मेरी चुटकी, मैंने भी तुम्हें याद किया है, आदर्श ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैं तुमसे बात करके अपना टाइम बर्बाद करी हूं, चुटकी ने तुरंत जवाब दिया। क्या है, बस मुझे बताओ, आदर्श ने कहा। जब तुम वापस आओगे तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। मैं क्लास में जा रही हूँ, चुटकी ने फोन रख दिया। मम्मियों की सड़ी हुई गंध को साफ करने, 2 दिन और 2 रात लगातार सोने और शानदार बुफे का आनंद लेने के बाद आदर्श को ऐसा महसूस हुआ कि वह फिर से जीवित हो गया है। उन्होंने पिरामिड के अंदर 4 महीने बिताए थे। 4 महीने, कैसी यातना। उसे भविष्य में ऐसे मुश्किल मिशनों को ठुकराने के बारे में वाकई सोचना चाहिए। वह शहरों में घूमना पसंद करता था और अपने आसपास की लड़कियों के बीच संबंध बेहतर बनाता था। अगर उसे बोरियत महसूस होती तो वह उन बेवकूफों को रौंद भी सकता था जो उसे नजर में खराब लगते थे। ऐसी ही जिंदगी की उसे तलाश थी। आदर्श,
तुम्हारा हाथ अभी तक क्यों नहीं बढ़ा? आहन ने आदर्श की बाजू देखकर कहा। डार्क एनर्जी से छुटकारा पाना आसान नहीं है, आदर्श ने इस मामले में असहाय होकर कहा। तुमको पार्थिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। तुमको सिर्फ एक हाथ के सहारे घूमते देखना वाकई बेवकूफी है, खासकर तब जब आपके पीछे कोई बड़ा कोंडोर ना हो, आहान ने कहा। आदर्श उस आदमी से बात करने के लिए बेहद आलसी था। वह आहान के पीले चेहरे को देखकर आसानी से बता सकता था कि वह क्या करने जा रहा है। तुमने जो छोटी सी सुंदरता पाई है वह नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब वह कहती है कि तुम उसे खरीदारी के लिए ले जा रहे हो तो वह अच्छे मूड में लगती है। चूंकि तुम्हारा एक हाथ नहीं है और तुम अपने बाएं हाथ का यूज भी ठीक से नहीं कर पाते तो तुम्हें उसे ट्रेंड करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आहन ने कहा। क्या तुम इतनी गंदी सोच रखना बंद कर सकते हो? मेरे मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते। मेरा दिल दयालु और प्यार करने वाला है, आदर्श ने सही कहा। मैंने अभी अभी 3 डिब्बे खरीदे हैं, तुम्हें एक चाहिए? आहन ने पूछा। आदर्श ने शांति से एक बॉक्स लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, बड़े भाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। किसी कारण से पिछले कुछ दिनों से खतरे की ज़ॉम्बीज़ की सेना उतनी आक्रामक नहीं थी। काहिरा शहर में दहशत भी जल्द ही खत्म होगी और शहर में व्यवस्था बहाल होगी। शहर सुरक्षित था, दुकानें खुली रही, जो लोग निडर होकर अपने घरों से बाहर निकले वे शांतिपूर्ण और शानदार जीवन का आनंद लेते रहे। आदर्श पिरामिड में इतना लंबा टाइम बिताने के बाद अंतर महसूस कर सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि वह मम्मी चैम्बर्स में अंतहीन लड़ाई के कारण लगातार दबाव में था। शहर वापस आने के बाद भी वह तनावग्रस्त और सतर्क था। वह खुद को रोक नहीं सका। इतने लंबे टाइम तक ऐसे माहौल में रहने के बाद किसी इंसान को अतीत को पीछे छोड़ने में कुछ टाइम लगेगा। जितनी जल्दी हो सके ठीक होने के लिए आदर्श ने बिस्तर पर जाकर खरीदारी कर और दूसरों से बात करके एक सामान्य जीवन जीने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फिलहाल अपने मैजिक का यूज या कल्टीवेशन ना करने पर जोर दिया। उसे अपनी जिंदगी को वापस सामान्य करना था, नहीं तो वह पागल हो सकता था। दूसरे लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे। बड़े भाई, आदर्श ने देखा कि अपास नीचे उसका वेट कर रही थी। उसने कमर के चारों ओर रिबन के साथ एक काली पोशाक पहनी हुई थी। आदर्श को देखते उसका चेहरा चमक उठा, मानो बादलों के चले जाने के बाद सूरज की रोशनी उसके दिल पर चमक रही हो। अपास काले रंग की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि यह उनकी गोरी त्वचा को और भी निखार रही थी। इसके अलावा वह हमेशा की तुलना में अधिक आकर्षक लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे। आदर्श यह नजारा देखकर लगभग लात टपकाने लगा था। असल में अपास के आसपास के कुछ लोग अपनी चाल चलने की कगार पर थे। अपास का पवित्र लेकिन आकर्षक स्वभाव बेहद ही अट्रैक्टिव था। आदर्श इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह एक जानवर में बदलने का विचार कर रहा था। जब आदर्श सड़क पर ऊंची इमारतों के पास से गुजरते हुए सुखद व्यंजनों की खुशबू सूंघ रहा था और लोगों की बातचीत सुन रहा था, तो उसे दृढ़ता से विश्वास था कि उसे भविष्य में मौत को इनवाइट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसका जीवन कितना अद्भुत हो सकता है। उसने पूरी दोपहर शहर में अपास के साथ घूमते हुए बिताई। रात में अपास ने मैजिक सीखने में अपनी रुचि व्यक्त की। आदर्श उसे एक ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गया, यह देखते हुए कि वह कितनी भावुक थी। ट्रेनिंग ग्राउंड एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा था और हर मिनट किराए पर दिया जाता था। यह काफी महंगा था, लेकिन यह देखते हुए कि लड़की के साथ अकेले कुछ टाइम बिताना कितना रोमांचक होगा, यह निश्चित रूप से पैसे के लायक था। क्या तुमने अवेकनिंग पूरी कर ली है? आदर्श ने पूछा। हाँ, अवेकनिंग क्या है? अपास ने पूछा। आदर्श ने अपना सिर रगड़ा। ऐसा लग रहा था कि अपास ने मैजिक के बारे में कुछ नहीं सीखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार इस दुनिया में आने पर सीखा था। यहाँ मैं देखूंगा कि तुम पहले कौन से एलिमेंटों को अवेक कर सकती हो। वास्तव में यदि उनके पास पर्याप्त अवेकनिंग स्टोन होते तो हर किसी के पास मैजिशियन बनने का मौका होता। दुर्भाग्य से अवेकनिंग स्टोन्स की आपूर्ति बेहद लिमिटेड थी। अपास के लिए मैजिशियन बनना मुश्किल नहीं था। उसे बस कुछ पैसे देकर और एक अवेकनिंग स्टोन खरीदकर मैजिक एसोसिएशन में अपनी जगह पक्की करनी थी। हालांकि आदर्श अपास के शरीर का निरीक्षण करके देख सकती थी कि कौन से एलिमेंट उसके लिए वो सबसे सही थे। हर इंसान की शारीरिक फॉर्मेशन अलग होती है, या तो आनुवंशिक कारण या जिस वातावरण में वे रहते हैं उसके कारण। ऐसे अन्य पहलू भी थे जो यह तय करते थे कि कोई व्यक्ति किन एलिमेंटों को अवेक कर सकता है।
शुरू अवेकनिंग बेहद इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वह व्यक्ति की जन्मजात प्रतिभा से निकटता से संबंध रखती थी। आदर्श न केवल उसके लिए उपयुक्त एलिमेंटों का पता लगाने के लिए आपास की जांच कर रहा था, बल्कि यह भी पता लगाना चाहता था कि क्या उसके पास कोई जन्मजात प्रतिभा है। आदर्श ने अपना हाथ आपास के माथे पर रखा और धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति को उसके अंदर निर्देशित किया। वह ऊर्जा के किसी भी संकेत की तलाश कर रहा था। महान क्षमता वाले मैजिशियन के शरीर में कुछ लेवल की ऊर्जा होगी। बेसिक रूप से लोगों के एक छोटे हिस्से में कुछ विशेष क्षमता होती है जिसे इस पद्धति से खोजा जा सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति पहले अवेकनिंग के दौरान अपनी जन्मजात प्रतिभा को भी अवेक करेगा। आदर्श ने उसका निरीक्षण करते हुए समझाया। आपास थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, लेकिन वो आदर्श की बात ध्यान से सुन रही थी। वो आदर्श को घूर रही थी। हाँ, आप में कुछ खास बात है? आदर्श ने अचानक सख्त चेहरा बना दिया। आदर्श जिस संभावना की बात कर रहा था वह बेहद कम थी। दुनिया में हर इंसान उनके जैसा प्रभावशाली जन्मजात प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होता। वह बस कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने आपास के शरीर के अंदर एक हल्की ऊर्जा का पता लगा लिया। अवेकनिंग से पहले मानव शरीर बेहद कमजोर था, इसलिए उनके शरीर में ऊर्जा लगभग ना के बराबर थी। हालांकि भले ही आदर्श की नजर में ऊर्जा कमजोर हो, लेकिन यह एक ऐसी लड़की के लिए अविश्वसनीय क्षमता का संकेत था जिसका मैजिक अवेक नहीं हुआ था। कैसा है? आपास के चेहरे पर उत्सुकता थी और वह आदर्श को घूरती रही। आदर्श ने कहा, तुम्हारे अंदर कुछ छिपी हुई ऊर्जा है, जिसका मतलब है कि तुम अवेकनिंग के बाद एक सहज प्रतिभा प्राप्त कर सकती हो, लेकिन यह बेहद स्थिर नहीं लगती। सच में? आपास खुशी से लाल हो गई। वह आदर्श के करीब गई, उसके गाल चूम लिए। आपास ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन आदर्श तुरंत शर्मा गया। क्या उसके लड़की को अपना टूनेट बनाना वाकई ठीक था? एक मैजिशियन की शक्ति उसकी आत्मा से आती है। अवेकनिंग बेसिक रूप से एक व्यक्ति की आत्मा की शक्ति को एक्टिवेट करती है। इसके बारे में क्या? मैं तुम्हारे शरीर में विशेष क्षमता को स्थिर करने के लिए आप पर एक सोल छाप लगाऊंगा। इस तरह आप निश्चित रूप से अवेकनिंग के बाद एक सहज प्रतिभा प्राप्त करेंगे। आदर्श ने कहा, क्या यह काम करेगा? आपास ने खुशी से कहा, हाँ, यह है, लेकिन आपको इसे स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा ताकि यह धीरे धीरे आपकी आत्मा में विलीन हो जाए। आदर्श ने उसे बताया। ठीक है। आपास मुस्कुराई। उसे मैजिक सीखने का बेहद शौक था। अब शुरू हो गया। आदर्श ने फिर से आपास के माथे पर हाथ रखा। धीरे धीरे उसके अंदर से चांदनी जैसी चमक निकली। आदर्श ने ऊर्जा को अपने बाएं हाथ में इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी हथेली पर एक स्टार पैटर्न बनाया। जब यह पूरा हुआ तो स्टार पैटर्न ने आपास के माथे पर एक छाप छोड़ी। विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच में खड़े दो लोगों पर चांदनी जैसी सफेद चमक छाई हुई थी। इसने आदर्श के दृढ़ शरीर और आपास के आकर्षक शरीर को उजागर किया। बड़े भाई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आपास ने घोषणा की। शांत ट्रेनिंग ग्राउंड में यह बात जोरदार और स्पष्ट थी। मुझे पता है, आदर्श ने उदासीनता से जवाब दिया। तो जब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो मैं नाराज नहीं हूं। आपास ने धीरे से अपनी नजर उठाई। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। लेकिन तुम मेरी आत्मा को गुलाम क्यों बनाना चाहते हो? जैसे ही आपास ने अपना वाक्य समाप्त किया, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।